नमस्ते, मैं सूरज हूं और मैंने विराट कोहली से कोई टिकट नहीं मांगा था, लेकिन टिकट्स मिलते कितने हैं और किसको मिलते हैं इस पर ज़रूर मैं आज आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ हैं अमृत माथुर जी और लंबे वक्त तक इन्होंने बीसीसीआई के लिए काम किया। और बीसीसीआई में दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, पहला क्रिकेटर और दूसरा उनको चलाने वाले लोग। तो क्रिकेटर से तो आप लगातार मिलते रहते हैं, आज हम आपको मिलवाएंगे उनको चलाने वाले लोगों में शामिल रहे अमृत जी से। बहुत लंबा, मतलब उतनी मेरी उम्र नहीं होगी जितना टाइम आप क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर। आपने ये किताब लिखी पिच साइड, इसी पर बात करेंगे आज हम लोग। किताब वाला का ये अगला एपिसोड है, बहुत वक्त के बाद मैं लौटा हूँ किताब वाला में, दीपक जी का शुक्रिया। और अब बातचीत शुरू करते हैं। 1992 का जो टूर था साउथ अफ्रीका का, क्या कमाल का था। एक न सिर्फ क्रिकेट बल्कि तमाम पॉलिटिकल तरीके से भी आप देखें तो भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन टाइप का मामला था। उसका क्या सीन था, कैसे, क्या पर्दे के पीछे क्या योजना बनी, और वो जो चेक पकड़ाया गया था नेहरू स्टेडियम में, उसकी क्या कहानी है? जी, आपने ठीक कहा कि ये एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट सा टूर था। उसमें देयर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि उस समय हमारा इंडिया का और साउथ अफ्रीका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। हम उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करते थे। हमारे पासपोर्ट पे एक छाप होती थी, नॉट वैलिड फॉर इजराइल एंड साउथ अफ्रीका। तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था वहाँ पे, पर क्रिकेट टूर हो गया कि जानिए टीम। तो एक तो पॉलिटिकली थोड़ा बहुत सेंसिटिव था। मंडेला साहब रिलीज़ हुए थे, पर फिर भी अभी वो सरकार में या पावर में नहीं थे। क्रिकेट के लिहाज से भी वो बड़ा अजीब सा टूर था। एक तरह से कहना नहीं चाहिए, ब्लैक होल था कि किसी को कोई जानकारी नहीं थी साउथ अफ्रीका के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, कंडीशंस, पिचेस के बारे में। आई थिंक रवि शास्त्री कुछ 2-4 खिलाड़ियों को जानते थे क्योंकि वो ग्लमॉर्गन में उनके साथ खेले, पर उसके अलावा कोई भी वहाँ के बारे में नॉलेज नहीं थी। हमारे यहाँ पे टूर की कोई तैयारी भी नहीं थी, कोई कैंप नहीं हुआ टूर के पहले। हम बॉम्बे में एक दिन इकट्ठा हुए, अगले दिन फ्लाइट पे चढ़े और चले गए। और खाली 17 आदमी थे हम टूर पे, 14 खिलाड़ी, मिस्टर वाडेकर हमारे कोच, मैं और एक डॉक्टर अली ईरानी। उससे आप कंपेयर करें आज कि 15 की टीम होती है और 15, 17 या 20 आदमी सपोर्ट स्टाफ में जाते हैं, तो इतना बदल गया है। उस टूर पे फील्डिंग ड्रिल्स भी मैं करवाता था कई बार, क्योंकि मैं और अली ईरानी थे। प्रैक्टिस होती है तो कई बार नेट में तो आप थोड़ी बॉल भी करोगे और फील्डिंग भी आप करोगे, तो सब कुछ बदल गया उस समय से। तो बड़ा सेंसिटिव था। और साउथ अफ्रीका के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि 20 साल के आइसोलेशन के बाद पहला कोई टूर हुआ, तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी कि एक नॉन वाइट टीम आएगी और वहाँ पे खेलेगी। और बहुत हाई इंटरेस्ट वाला टूर था वो, पॉलिटिकली भी, क्रिकेट वाइज भी। अच्छा, इसी टूर का एक किस्सा है, आप मतलब आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि किताब को आए हुए कुछ वक्त हो चला है। और आप पहली जो सेल थी मीडिया राइट्स की, अब हम देखते हैं इतना बड़ा आंकड़ा आता है, 30,000 करोड़। अगर मैं जीरो गिनने बैठूं, मेरी मैथ बहुत ज़्यादा जीरो हो गए अब। तो उस टाइम का क्या था कि जब पहली बार आया तो आपको बड़ी दौड़ भाग करनी पड़ी थी, क्योंकि आइडिया ही नहीं था क्या करें। नहीं, दौड़ भाग नहीं। एक तो क्या हुआ कि जब इंडियन टीम वहाँ, जब साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई थी 3 मैच खेलने के लिए, वो उनका पहला री एंट्री थी क्रिकेट में, तो बहुत इंटरेस्ट था साउथ अफ्रीका में उन मैचों को देखने के लिए। तो उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि हम इन 3 मैच की राइट्स खरीदना चाहते हैं। हमें बीसीसीआई में किसी को ये अंदाज़ भी नहीं था कि हमारी प्रॉपर्टी है, कि हम इसको बेच सकते हैं, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन दिखाता था, दूरदर्शन ही प्रोड्यूस करता था और पैसे भी जो एडवर्टाइजिंग होते थे उन्हीं के पास जाते थे। तो पहले तो हमें ये तय करना पड़ा कि हाँ, प्रॉपर्टी हमारी है, हम बेच सकते हैं इसको। दूसरा सवाल ये आता है, बेच सकते हैं तो कितने में बेचें। कोई प्रेसिडेंट नहीं था, पहले कभी हुआ नहीं था। तो मैंने पूछना चालू किया, पहले दूरदर्शन में ही पूछा कि क्या पैसे मांगे। उनको भी कुछ नहीं पता था। उनका $10,000 मांग लो। तो मैंने कहा $10,000 तो ठीक नहीं लगता। तो मैंने, हमारे डालमिया जी थे बोर्ड के सचिव उस समय, उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा आप 10 कह रहे हो वो तो 20 मांग लो। तो नॉर्मल जैसा सौदा हो रहा होता है ना। तो अली बाकर थे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के हेड। तो फिर वापस उनका फ़ोन आया, बार बार वो कह रहे थे आप जल्दी करो जल्दी करो, हमको यहाँ दिखाना है। तो मैंने कहा यार अली, ठीक नहीं लग रहा, आप भी हमें कुछ ऑफ़र करो तो फिर हम सोचेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सोच के, कैन यू डू 30,000 पर गेम? तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली कहा कि इट डजंट लुक गुड। तो उन्होंने कहा अच्छा लेट्स क्लोज इट एट 120। तो 3 मैच की डील हुई $40,000 पर गेम में। पर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नहीं कि $40,000, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो हमें पता नहीं था कि प्रॉपर्टी हमारी है,
दूसरा कि किसी को अंदाज नहीं था कि इस पे क्या दाम होना चाहिए। तो जब से आप कह रहे हो ना आज तो इतने ज़ीरोज़ हैं हाँ। कि पता नहीं वो गिनती करना मुश्किल हो गया। हाँ। तो इस तरीके का ये था। तो आपने डीडी के पहले राइट्स बेचे, आप साउथ अफ्रीका टूर पर गए, लेकिन आप बीसीसीआई के अंदर कैसे आए? क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा कि कोई एक मैच चल रहा था और आपने उस मैच में ऐसा खेला कि सिंधिया साहब फ्लैट हो गए, ऐसा कुछ किस्सा ऐसा है? कोई फ्लैट होने की कोई बात नहीं है। मैं तो नॉर्मल गवर्नमेंट अधिकारी था, रेलवे मिनिस्ट्री में मेरी पोस्टिंग हुई। सिंधिया साहब मिनिस्टर थे, उनको क्रिकेट का शौक था, तो सोशल क्रिकेट होती थी तो मैं भी उनके साथ खेलने लगा। तो मेरी उनसे जान पहचान हुई थोड़ी, हम साथ खेलते थे, ओपनिंग पार्टनर्स भी थे हम। तो उन्होंने मुझे सडनली रेलवेज का ऑल इंडिया स्पोर्ट्स का सचिव बना दिया। रेलवेज का स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। और ये पोस्ट नॉर्मली मेरे से करीब 15-17 साल सीनियर आदमी को होनी चाहिए थी, पर उन्होंने कुछ मेरे को ट्रस्ट करते हुए वो पोजीशन दे दी। उसकी वजह से मैं बीसीसीआई में एज अ रेलवे रिप्रेजेंटेटिव जाने लगा। तो एक्चुअली मैं एक तो मेरा क्रिकेट में आना एक एक्सीडेंट था, होता है ना कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट, जिसको खेलना नहीं होता है पर किसी वजह से लास्ट मिनट पे मौका मिल जाता है। तो मैं तो कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट हूँ, ये एक्सीडेंट था। दूसरा, मिस्टर सिंधिया ने मेरे को एक तरह से क्रिकेट का क्रेडिट कार्ड दिया, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का, जो आज भी चल रहा है। तो उस वजह से क्रिकेट में मतलब एंट्री हुई एक तरह से। तो आप ओपनिंग पार्टनर थे, कभी रन आउट नहीं कराया उनको? यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मेरा सबसे बड़ा डर था। हाँ। कि और कुछ भी हो, अगर रन आउट अगर मेरी वजह से हो गया तो अच्छा नहीं होगा। वो मंत्री हैं, मैं कौन हूँ। तो ये पर फॉर्चुनेटली हुआ नहीं, बच गया मैं। बच गए आप। तो इतने सारे टूर्स में आप गए, 92 से शुरू और फिर तमाम सारे टूर्स, फिर हमने देखा पिलकॉम के साथ जो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था उसके भी बहुत सारे किस्से। लेकिन टीम इंडिया का जो शुरुआती ड्रेसिंग रूम था, फिर आप लंबे वक्त तक रहे, एक नई पीढ़ी आई क्रिकेटर्स की। शुरुआती क्रिकेटर्स के और अब की अगर बात करें तो लाइक बहुत सारे चेंजेस हम पढ़ते हैं। पूर्व क्रिकेटर्स अक्सर कहते हैं कि जैसे आशीष नेहरा या किसी ने कहा था कि पहले का क्या था, पहले बैठते थे तो इन्वेस्टमेंट पे चर्चा हो गई, पढ़ाई पे चर्चा हो गई, ये अब तो आईपैड और इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो आपने क्या अंतर पाया लास्ट टाइम जब आप थे और जब आपने शुरू किया था? देखिए, शुरुआत में जो टीम मीटिंग्स थी उनमें और जो हम घर में बैठ के डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। टीम मीटिंग होती थी ये खाली कहने के लिए कि कल मैच है, 12 ये होगी एंड गुड लक बॉयज़ एंड चाय पियो और जाओ। तो बेसिकली कोई ना स्ट्रेटजी ना कोई डीप थिंकिंग, ये लगे इनफॉर्मल, आधे घंटे आप मिल लिए, गुड लक वगैरह कह दिया, छोटी मोटी बात हो गई। पहले जब साउथ अफ्रीका गए तो पहली टीम मीटिंग मुझे याद है कि किसी ने उठ के पूछा कि केपलर वेसल्स कौन है। हमने केपलर वेसल्स कैप्टन था। हाँ, केपलर वेसल्स ऑस्ट्रेलिया से खेला हुआ था। हाँ। तो इट जस्ट शोज द इग्नोरेंस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज उन दिनों में। ये शुरुआत की बात थी। अब तो टीम मीटिंग ऐसे होती हैं जैसे कि कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउस में कोई बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन हो रहा है, कोच आके अपना भाषण देगा, कैप्टन कुछ बोलेगा, वीडियो एनालिस्ट आएगा, फिजियो ट्रेनर बोलेगा, कोई फिल्म दिखाई जाएगी, आपको क्लिप्स दिखाए जाएंगे दूसरे प्लेयर्स के, खुद के। तो इट्स मच मोर प्रोफेशनल एंड द प्लेयर्स आर मोर अवेयर। तो इट्स मोर कम्पिटिटिव। आजकल तो बदल गया है खेल पूरा ही, बहुत फ़र्क आ गया है टीम मीटिंग पे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे इसमें दिखा, एक बार टीम इंडिया ने फिक्सिंग की थी, हैम्पशॉ से मैच था। क्या फिक्सिंग हुई थी? फिक्सिंग नहीं थी, वो एक इनफॉर्मल मैच था कि प्रैक्टिस मैच, आई थिंक टेस्ट मैच के पहले, और 3 दिन का जो मैच होता है प्रैक्टिस गेम। तो उसमें वो विकेट ठीक नहीं थी, थोड़ा वो गीली थी और शायद खेलने लायक नहीं थी, स्पेशली टेस्ट मैच के पहले कि आप उस विकेट पे खेलो किसी को चोट वोट लग जाए। पर उसमें ये था कि वो जो ग्राउंड था दैट वाज कमिंग अप फॉर अप्रूवल फॉर अ टेस्ट सेंटर। तो वो बड़े कीन थे कि आप खेलो, अगर आप इस वजह से मैच नहीं खेलोगे कि तैयार नहीं है तो उनको आगे टेस्ट मैच मिलने का चांस खत्म। प्लेयर्स भी थोड़ी प्रैक्टिस चाहते थे, पर डर भी था चोट ना लग जाए। तो कुछ ने तो कह दिया हम नहीं खेलेंगे, हाँ कि मैं तो बैटिंग नहीं करूँगा। किसी ने बोला करते हैं, लेट्स सी कंडीशन। पब्लिकली ये भी नहीं कहना चाहते थे कि इतना ख़राब है। और वो तो उस लिहाज में ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम खेलेंगे, ज़्यादा फास्ट बॉलर से गेंद नहीं कराएंगे, थोड़ी देर आप बैटिंग कर लो, थोड़ी देर हम कर लें, तो मैच हो जाएगा। हाँ, तो एक किस्म से इस किस्म की फिक्सिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग थी।
अच्छा, ज़्यादातर किस्सों पर ही बात करूंगा मैं। अनिल कुंबले ने जब 10 विकेट लिए थे, हमारे विपिन जैन उन्होंने वो मैच कोटला से देखा था, मैं तो बहुत छोटा था। तो अनिल कुंबले ने जब 10 विकेट, आज हम देखते हैं कि 5 विकेट हैट्रिक या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट, मतलब बारिश हो जाती है पुरस्कारों की। कुंबले को क्या मिला था 10 विकेट्स के लिए? आई थिंक उनका एक तो सड़क पे नाम लिख दिया गया है वहाँ पे बेंगलोर में। आई थिंक या तो चौराहा है या कोई गली है उसमें अनिल कुंबले लेन या कुछ। आई थिंक किसी एयरलाइन ने कुछ टिकट विकेट दे दिए उनको, बस आई थिंक इतना ही हुआ। बस इतना ही हुआ। तो एक्चुअली उस वक्त और आज के टाइम में पैसा का तो बिल्कुल ही बदल गया है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो उस टाइम ये था कि आपकी वाहवाही होगी, हैट्रिक लिए, आपने 10 विकेट लिए हैं, वो तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, पर पैसे के हिसाब से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं था उसमें। 10 विकेट लेने पर भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला था। और लेकिन वो 10 विकेट कमाल के थे, पहली बार किसी इंडियन ने लिया और जिम लेकर का रिकॉर्ड दोहराया गया। तो हम देखते हैं ड्रेसिंग रूम का जो सेलिब्रेशन होता है, अब तो बहुत सारी क्लिप्स आने लगी, कोई बैठ के कुछ समझा रहा है, कोई शैंपेन उड़ा रहा है। उस टाइम क्या माहौल होता था? ऐसी ये तो एनॉर्मस अचीवमेंट हुई ना, क्या ड्रेसिंग रूम में? एक्चुअली सेलिब्रेशन वही होता है कि अगर आप कोई विदेशी कंट्री में हो तो शैंपेन की बोतल आ जाती है, जो कि आप एक दूसरे पे गिराते हो, पीता कोई नहीं है, तो या तो ज़मीन पे गिरती है, दूसरे को आप एक तरह से होली के जैसे नहला देते हो किसी को। सेलिब्रेशन इतना ही होता है, टीम बैठ के खुशी के माहौल में बैठती है, मैच के बाद थोड़ी मैच का जिक्र होता है, जिसने अच्छा किया उसकी तारीफ होती है, और इससे ज़्यादा नहीं। और आजकल तो बल्कि शायद कम होता है सेलिब्रेशन, क्योंकि आपको 2 दिन के बाद दूसरा मैच खेलना अगला है, मैच या आपको ट्रैवल करना है शाम को या कल सुबह जल्दी। आई थिंक इट्स मोर प्रोफेशनल नाउ। तो पहले थोड़ा समय भी होता था टूर पे, मैच में बीच में गैप वगैरह भी होते थे। अब तो इट्स लाइक आप ट्रेडमिल में हो हर वक्त, और ट्रेडमिल बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है, भागते जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान के टूर्स अब तो होते ही नहीं, मतलब बहुत पहले आखिरी हुआ था, काफ़ी दिन हो गया। पाकिस्तान टूर पे भी आप मैनेजर थे? हाँ, उसके पहले एक्चुअली क्या था कि उस वक्त ये कोई डाउट थी कि टीम जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। सिक्योरिटी का भी इशू था, कोई पॉलिटिकल एंगल भी था, 2004 की बात है। तो एक छोटा ग्रुप बनाया गया 3 आदमियों का कि आप जाओ, देखो सिक्योरिटी क्या है, वहाँ से सिचुएशन का जरा जायज़ा लेके आओ और हमें बताओ। तो उन 3 आदमियों में मैं भी था। तो पहले हम गए सिक्योरिटी रेकी के लिए, और पहले ही दिन जाके हमने कंसर्न बताया हमारे सिक्योरिटी को लेके। हमारे साथ एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, यशोवर्धन आज़ाद, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वीआईपी सिक्योरिटी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट के प्लेयरों के सब बताया कि हमें ये अरेंजमेंट चाहिए। तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमको रिस्पॉन्स आया कि आपने जो भी कहा सब हो जाएगा। हमने टॉप लेवल पे इंस्ट्रक्शन हो गए, आप जाओ सब जगह देखो, बट टूर होगा, और आपकी अगर और भी कोई रिक्वेस्ट या डिमांड है तो आप बताएं। और हम सब जगह गए, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, कराची, पेशावर, पिंडी, सब जगह पुलिस ने हमें ब्रीफिंग करके एक कहा कि वाटर टाइट हेड ऑफ स्टेट लेवल सिक्योरिटी होगी। उसके बाद टूर हुआ। धमाका कहाँ हुआ था जब आप रेकी कर रहे थे? नहीं, उसके पहले हुआ था कि वहाँ न्यूजीलैंड टीम कराची में थी, तो होटल में धमाका हुआ, वो शीशे वीशे फूट गए, एक दो शायद लोगों के कमरों में भी चले गए। तो न्यूजीलैंड ने उसी दिन पैकअप करके रवाना हो गए वहाँ से। पेशावर का तो आप जानते ही हो कि थोड़ा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कम ही है, उसके बारे में डाउट था। कराची के बारे में डाउट था, बट वहाँ पे जो रेंजर्स हैं, आई थिंक कराची में रेंजर्स ही लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का काम रेंजर्स देखती है, पेशावर में भी ऐसा ही है। तो इट वॉज वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। कराची है जैसे बॉम्बे, मरीन ड्राइव से चौपाटी, तो आप अंदाज लगाएं कि जब इंडियन टीम वहाँ से ट्रैवल करे आ रही है एयरपोर्ट से, एक तो रोड ब्लॉक्ड है, हर एक चौराहे पे उनका वो आर्मर्ड, वो रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, एवरी इंटरसेक्शन। हर एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर है। टीम बस के अंदर कमांडोज हैं, बस के आगे आर्मर्ड व्हीकल्स, बस के पीछे आर्मर्ड व्हीकल्स, उनके आगे मोटरसाइकिल और पीछे की तरफ भी मोटरसाइकिल, और इनके अलावा टीम बस के ऊपर एक हेलीकॉप्टर। तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी कि प्लेयर उससे भी डर गए कि हम कहाँ आ गए ये, यू नो, अगर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो शायद हमें यहाँ होना नहीं चाहिए। पर ये भी देखा गया कि सिक्योरिटी थी, पर सिक्योरिटी लैप्सेस भी बहुत थे। एक बार कराची में प्रैक्टिस के बाद टीम जा रही थी वापस होटल, जो कराची में ये फैसला हुआ कि आप जाओगे, मैच खेलोगे एंड आउट, ज़्यादा रुकोगे नहीं वहाँ पे। तो प्रैक्टिस के बाद टीम बस में से चढ़ने लगे और बस रवाना हुई, तो देखा कि उसमें 2 लड़के
कोई और ही कोई है, और वो लोगों से ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो कमांडो भी बैठा है, पर किसी को परवाह नहीं। वो 2 आदमी आराम से आए, बैठ गए टीम बस में, फिर उनको उतारा। तो मतलब ऐसा भी लैप्स हो सकता है। 2 जो कमांडो थे वो पूरे टूर हमारे साथ थे सेम। एक बार मुझे याद है कि उसने अपना लाइव को पकड़ा के फोटो खिंचवाया, बोला कि मैं जरा तेंदुलकर के साथ फोटो खिंचवा दूँ। तो ऐसा भी हुआ। तो सिक्योरिटी थी भी, और फॉर्चुनेटली उस टूर पे सब कुछ अच्छा रहा। इंडियन टीम जीती, और उसके ऑफ फील्ड भी बहुत ही वार्मथ और बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ इंडियन टीम का। तो उस लिहाज से तो सक्सेसफुल टूर था बड़ा। अच्छा, हम कई बार हॉस्पिटैलिटी की बड़ी चर्चा सुनते हैं कि मतलब जब आप पाकिस्तान में हो, घूम रहे हो, तो जब आप बताते हो आप इंडिया से हो, तो दुकान वाले पैसे नहीं लेते। ये सच है काफ़ी, मतलब कि मे बी नॉट हर एक के साथ, पर ये मेरे साथ भी हुआ कि मैं एक बार, मेरी फैमिली भी थी, हम कहीं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो जब जाने लगे तो वेटर ने बोला सर वो हो गया है। मैंने क्या हो गया? कि सर वहाँ पे एक कोने में एक शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि, और वो बिल दे के चले गए थे। वो ये भी नहीं कि मेरे को आके बोले हैं। एक बार मुल्तान के होटल में मैं जिम, एक ही होटल था, सब टीम वहीं थी। जिम में 2 ट्रेडमिल थी, तो लोग वेट कर रहे थे ट्रेडमिल के लिए। मैं भी वेट कर रहा था। तो एक पाकिस्तान के कोई मिनिस्टर थे वो जो मेरे से आगे थे, पर जब ट्रेडमिल खाली हुई तो वो बोले नहीं आप। तो मैंने कहा नहीं, मैं, आप पहले, मेरे से पहले से वेट कर रहे हो। इसे नहीं आप मेहमान हो, आप पहले। तो ये सबके साथ हुआ, मैंने देखा। एक और किस्सा इसमें है कि कुछ मेरे दोस्त लाहौर में आए मैच देखने, वो इंडिया का फ्लैग फहरा रहे थे स्टैंड में। छोटा बच्चा भी था उनके साथ। थोड़ी देर बाद वो बच्चा थक गया वो झंडा फहराते हुए। तो जो पास में पाकिस्तानी बैठे थे वो उन्हें बोला आप बैठ जाओ, हम फहराते हैं आपका झंडा। तो उन्होंने इंडिया का फ्लैग उठाया और फहराया। तो ये ऐसे कई लोग जो वहाँ गए उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही था, इस वार्मथ का और गुड हॉस्पिटैलिटी और अच्छे रिश्तों का। तो ये एक कारपेट्स वाला कोई किस्सा मैंने किताब में ही शायद पढ़ा, सचिन ने बहुत सारी कारपेट्स। आपने बड़ी बारीकी से किताब पढ़ी है, काम ही वही है ना मेरा। तो कारपेट्स वाला किस्सा क्या था? बहुत ज़्यादा खरीद लिए थे, क्योंकि ये तो बहुत इन पासिंग कुछ लिखे हुए थे। ये मेरे नोट्स में भी नहीं, मुझे याद आ गया बस। यहाँ तो ये तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि आपने इतनी। क्या किस्सा था वो? किस्सा यह था कि वहाँ पे पेशावर में शॉपिंग के लिए जाए, तो पहले तो खबर फैल गई कि शायद इंडियन टीम आएगी, तो इतने लोग इकट्ठा हो गए, वो बस मूव नहीं कर पाई। थोड़ी दूर गई आगे, इतने लोग थे कि बस हिल ही नहीं पाई। तो ये हुआ कि नहीं, यहाँ नहीं, हम दूर चलते हैं कहीं। तो हमें और किसी जगह ले गए, कोई कारपेट का कोई स्टोर था बहुत बड़ा, 3-4 मंजिल लगा। वो क्या कि पेशावर कारपेट इंडस्ट्री का हब है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सब जगह से कारपेट वहाँ आते हैं, वहाँ से उनका व्यापार होता है। तो वहाँ उसने टीम को देखा, शायद वो क्रिकेट का शौकीन भी था, तेंदुलकर को देख के बहुत खुश हुआ। एंड उसने पूरी कोशिश करी कि मैं तेंदुलकर को कारपेट बेच दूँ। और सबसे महंगे कारपेट उसने निकाल के दिखाए। और सचिन कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड, ये कहते हुए कि मेरे को कारपेट समझ में नहीं आता, मैं नहीं खरीदा। द्राविड ने खरीदा, उसमें भी क्या था, मैं और द्राविड साथ थे। तो हमें एक चीज़ पसंद आई, तो द्राविड ने बोला मैं लेता हूँ। मैंने कहा तू ले। उसने फ़ोन लगाया अपने घर पे। यही मैं पूछने वाला था, घर पे किसने फ़ोन किया था कारपेट लेने के लिए? उसको बड़ा पसंद था। आई थिंक उसने मस्ट हैव कॉल्ड हिज वाइफ, ऐसा था कारपेट ले लूँ, तो ऑब्वियसली ले ले। तो वो उसने ले लिया, पर वो एक ही था। तो फिर मुझे दूसरा ढूंढना पड़ा। तो बहुत हलचल हो जाती है, छोटा शहर है, इंडियन टीम बड़े समय के बाद आई उनको देखने के लिए। तो ये शॉपिंग भी एक तरह से बड़ी एक्सरसाइज हो गई, सिक्योरिटी की, भीड़ भाड़ की। तो ये अच्छा, मुल्तान टेस्ट की बात किए बिना तो ख़त्म नहीं हो सकता पाकिस्तान टू 194 डिक्लेयर। मतलब मुझे लगता है किसी लोकल क्रिकेट में हुआ होता है ये, तो मारपीट हो जाती, कैप्टन मारा जाता और टीम ख़त्म हो जाती। क्या हुआ था? मतलब आपने लिखा है कि आपस में बात करके ख़त्म कर लिया, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब सचिन आए डिक्लेरेशन के बाद और सर झुका के बैठे रहे काफ़ी देर तक, फिर आपने उनको पुश किया कि नहीं तो फील्ड करने जाओ, वरना सबको लगेगा कि टीम में सब कुछ ठीक नहीं है। बाकी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था कि भाई एक तरफ सचिन है एक तरफ द्रविड़ है, आप मारो ना मारो, लेकिन खेमे तो बट गए थे? नहीं, कोई खेमा वेमा नहीं था उस दिन। क्या होगा, ये टी के बाद की बात है। और ये था कि हम इस वक्त डिक्लेयर करेंगे जिसकी वजह से हम इतने ओवर आज कर सकें बिफोर एंड ऑफ प्ले। तो एनीवे देयर वाज सम गैप बिटवीन जो फैसला हुआ और जो एक्चुअल में थोड़ा जल्दी हो गया। सचिन का बिल्कुल कहना है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, वो सचिन ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि इतने ओवर
शाम को करने हैं, उसके लिए हम इतना खेल सकते हैं, वो डिक्लेरेशन उससे शायद 1 या 2 ओवर पहले हुआ। ये सचिन ने बड़ी क्लियरली अपनी किताब में लिखा है। पर एनीवे उस वक्त ये था कि डिक्लेरेशन हो गया, सचिन कमिंग इनटू द ड्रेसिंग रूम, हाँ मैंने इतना नाराज़ होने कभी देखा नहीं है। मैंने उन्हें काफ़ी साल देखा है 92 से, एंड वो थके हुए भी थे, मुल्तान में गर्मी भी होती है तो उसकी भी थोड़ी थकान थी और गुस्सा भी था। और वो आके बैठे, टीम 11 आदमी तो चले गए फील्डिंग करने के लिए, 2-3 जो थे वो इधर उधर घूम रहे थे कि इनके आसपास नहीं आए। गुस्से में कोई उनके और भी किसी खिलाड़ी के सामने आना पसंद नहीं करता। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें कहा कि ऑलरेडी ये कंट्रोवर्सी तो होनी है अब कि डिक्लेरेशन 194, और अगर तू फील्ड पे नहीं जाएगा तो ये एक और वजह हो जाएगी कि देखो प्रूफ है ये कि कुछ गड़बड़ है। तो वो गए अंदर, तो आई थिंक थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादा ओवर भी 10-12 ओवर करने थे। पर इसमें ऑब्वियसली देयर वाज अ गैप कि जो डिक्लेरेशन हुआ सचिन के अंडरस्टैंडिंग में वो उस समय कम्युनिकेशन गैप था। पर अगेन कैप्टन और सचिन ने मिलके अपनी जो भी डिफरेंस था, जो भी थी बात, वो करी उसी दिन शाम को, एंड इट वाज ऑल राइट। तो ये इंडियन टीम की मैच्योरिटी है। और किसी टीम में होता जो आप कह रहे हो वो हो जाना था। अगर पाकिस्तान में होता फिर तो पाकिस्तान में तो इससे बड़ी छोटी बातों पे काफ़ी कुछ हो गया है, हुआ है जो सबको पता है। तो ये मैंने और भी समय टूर्स पे देखा कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी थे, जो सचिन, सौरभ, अनिल, द्राविड, एक तो एक दूसरे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट जेन्युइन है। वो लक्ष्मण ऑल्सो, सहवाग, कि वो जानते हैं कि दूसरा भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी सक्सेस में खुश होते हैं, और रिस्पेक्ट जेन्युइन है। और इंडियन टीम के लिए बारे में कई कहते हैं कि सबसे बोरिंग टीम है। कोई गॉसिप नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एंड कंपेयर टू सम अदर टीम। इवन आप इंग्लैंड की टीम को देखो, बेन स्टोक्स जेल गए हैं फॉर मारपीट में, और तो ऐसा हमें इंडिया में तो हमने ऐसे किस्से नहीं सुने, पाकिस्तान में सुने, दूसरी टीमों में भी कई चीज़ें हुई हैं। कोई ड्रग्स में हुआ है, किसी कोई और भी, श्रीलंका में तो पता नहीं क्या किस किस्म के किस्से हुए हैं। तो उस लिहाज से इंडियन टीम में तो मोस्ट बोरिंग, दे वेरी प्रॉपर। और इंडियन टीम के बड़े अच्छे ट्रेडिशंस हैं। आपको सीनियर होगा वो जूनियर को बता देगा कि कपड़े क्या पहनने हैं, आप फंक्शन में जा रहे हो तो आज क्या पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, बस में कौन कहाँ बैठेगा उसका भी ट्रेडिशन है, ड्रेसिंग रूम में कौन किस जगह कौन ऑक्यूपाई करेगा उसका भी ट्रेडिशन है। ये सीनियर इनफॉर्मली जूनियर्स को बताते हैं, वो सीख जाते हैं, वो चलता आ रहा है। तो इंडियन टीम वो बाहर से, आप पता नहीं आपको क्या लगता है, पर इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अ वेरी गुड टीम। अच्छा, ये एक इसी से आया कि डिक्लेरेशन के पहले किसी ने सौरभ गांगुली को घूमते देखा था राहुल द्रविड़ के आसपास। क्या उनका हाथ था डिक्लेरेशन में? क्योंकि वो तो बाहर थे, उनकी पीठ में दिक्कत थी, वो शायद इंडिया भी आए थे। हाँ, इंडिया भी आ गए थे। हाँ, तो क्या सच में कुछ था? दादा ने कहा मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं था। आई थिंक इट्स अ डिसीजन जो कैप्टन, कोच, मे बी कोई सीनियर प्लेयर जो खेल रहा होगा उसका होगा, बट आई डोंट थिंक सौरभ वाज इन्वॉल्वड। हाँ, कपड़ों की आपने बात की तो एक किस्सा है, शायद 96 वर्ल्ड कप का है। गवर्नर हाउस पे पार्टी हुई थी, प्लेयर्स को खाना भी नहीं मिला था, बड़ा बुरा हाल था। 96, हाँ, वो तो पिलकॉम का जो, हाँ, पिलकॉम का, प्लेयर्स को पीछे बिठा दिया, वो एक्चुअली, हाँ, मैं वापस कहूँगा कि आपने इतनी तीखी नज़र से किताब को पढ़ा है। ये पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने रिसेप्शन किया था वर्ल्ड कप फाइनल के पहले, वहाँ पे आई थिंक या तो पर्ल कॉन्टिनेंटल में था मेरे ख्याल से, होटल में एक बड़ी लॉन पे। तो जो मेन इनवाइटेड गेस्ट थे उनको टेबल पे बिठा दिया, और बाहर मेन टेबल जो होती है ना, हाई टेबल पे आती है, तो उसमें सब कैप्टन और वो मैं उसमें था क्योंकि मैं पिलकॉम का मेंबर था। वो बैठ गए, सामने प्लेयर्स हैं, एक साइड में सब प्लेयर्स टीम्स, और उसके सामने इनवाइटेड गेस्ट। तो काफ़ी बड़ा सा रिसेप्शन था। हुआ क्या कि हर चीज़ में देरी हो गई, वो प्रेसिडेंट लेट आए, फिर कोई भाषण रहे तो भाषण लंबे हो गए, तो सब इरिटेट हो रहे थे कि बहुत देरी होगी, कल सुबह फाइनल है, व्हाटएवर। फिर जब खाना सर्व होने लगा तो खाना बहुत देरी हो चुकी थी, तो सामने टेबलों पे जैसे ही खाना सर्व हुआ, जैसे ऐसे टूट पड़े लोग बाग, जो गेस्ट वगैरह थे और प्लेयर्स भी, जैसे होता है जैसे लंगर में या शादी वाले में होता है, वो जल्दी से खाओ, और भगदड़ मच रही है खाने की। और 15-20 मिनट में खाना खा के चले गए।
ज़्यादातर चले गए, वो टेबलें उल्टी हो गई, वो कुर्सियाँ, जो माहौल होता है ना कि पार्टी के एंड का, वो सामने। तो आप इमेजिन करो, वो तो एक तरफ का सीन है। दूसरी तरफ है कि मेन टेबल पे गेस्ट अभी भी बैठे हैं, हाँ, उनको कुछ मिल ही नहीं क्योंकि उनको 1 बाय 1 कोर्स में आ रहा है। हाँ। तो सब चले गए और उसके आधे घंटे बाद इस तरफ की पार्टी खत्म हुई। तो जब तक प्रेसिडेंट और मेन गेस्ट उठे, जब तक सब जा चुके थे, कि मतलब कि वो कि अजीब बात है कि प्रेसिडेंट बैठे हैं कंट्री के, मेन गेस्ट बैठे, बाकी सब गायब। और वो प्रेसिडेंट के स्टेचर की पार्टी नहीं थी। हाँ, ये मैंने नोटिस व्यवस्था किया। से नहीं लग रहा था कि ऐसा हाँ, कुछ चल कि अगर आप वहाँ यहाँ के आप देखो, कभी राष्ट्रपति भवन में जो रिसेप्शन हाँ, वगैरह होता है, अलग ही ग्रेस तो होता है उसके, हाँ। हाँ, शायद इसी वर्ल्ड कप का किस्सा है जब प्रियंका गांधी आई थी मिलने प्लेयर से, ड्रेसिंग रूम में गई थी। इसके बारे में आपने लिखा है कि ड्रेसिंग रूम इज आउट ऑफ बाउंड फॉर वीमेन। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, ड्रेसिंग रूम इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एवरीबॉडी। एग्जैक्ट यही लिखा है आपने, वीमेन। मैंने वीमेन पढ़ा है। हाँ, वो तो इसलिए, मतलब क्या वो कोई इसलिए नियम है, क्या है? नियम नहीं है। एक तो कि ड्रेसिंग रूम इज प्राइवेट प्लेस, और ये किस्सा है जो कराची में पहला वनडे गेम हुआ था, जो इंडिया बड़ा क्लोज 2004 वाला ही, हाँ, जिसमें कैफ ने वो कैच पकड़ा था कमाल का। बिल्कुल कमाल का कैच। नाक टूटे टूटे बचे थी दूसरे नहीं, प्लेयर। पर वो जब पहले कैच की बात कर लेते हैं कि बिल्कुल मैच फंसा हुआ था, और कभी ऐसा लगता था कि इंडिया हार जाएगी। शोएब मलिक ने बॉल मारी, मेरे ख्याल से जहीर खान की लॉन्ग ऑन पे बॉल थी, बदानी, हाँ, बदानी बॉल के नीचे थे, पर वो कैच लेने की स्थिति में नहीं थे। कैफ लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट खड़े थे, उन्होंने आके इम्पॉसिबल सा कैच पकड़ा, एकदम उनकी नाक के ऊपर से आप यूट्यूब में भी कभी देखें तो लगता है कि कैच हो ही नहीं सकता, पर उन्होंने कैच पकड़ा, उसकी वजह से हम जीते। आई थिंक लास्ट ओवर में 8 या 9 रन थे, डिफेंड करने थे, नेहरा ने किए, तो हो गए वो डिफेंड मुश्किल से। तो जब टीम अंदर आई तो कोई बोला कि आज तो गले में आ गई थी तो नेहरा ने और कुछ कहा। हाँ, वो उसका उस जो गले में आ गई थी उससे काफ़ी लेवल ऊपर। हाँ, उसने बीप लगानी पड़ेगी, आप बोलेंगे? नहीं, बीप नहीं लगानी पड़ेगी, पर चलो आप कह रहे हैं, मैं बोल ही देता हूँ, बीप की जरूरत नहीं है। He said, मेरे को तो ये डर लग रहा था कि मैं चेतन शर्मा नहीं हो जाऊँ लास्ट बॉल 6। हाँ, कि मेरे को याद करें लोग बाग कि मेरी वजह से टीम हारी। हाँ। पर वो चलो जीत गई इंडिया, तो बड़ी खुशी हुई कि क्लोज मैच जीत गए। तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंडिया के गेस्ट थे। आई थिंक हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ थे, जेटली साहब वहाँ आए हुए थे, मिस्टर डालमिया जो बोर्ड के अध्यक्ष थे वो थे, आई थिंक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहाँ थी। तो ये था, उन्होंने एक मैसेज हुआ कि मैं टीम से मिल सकती हूँ। तो पहले जब मेरे को किसी ने पूछा तो मैं कहा वो मिल सकती हैं यहाँ पर, ड्रेसिंग रूम में नहीं आ सकती, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कोई भी अलाउड नहीं है, स्पेशली वुमेन। तो यू जानते हो, आप जानते हो ना मैच के बाद किस अवस्था में खिलाड़ी लोग होते हैं, चेंज रूम में कैसे होते हैं। तो मैंने शायद इसलिए लिखा कि आउट ऑफ बाउंड्स फॉर वुमेन, बट बेसिकली इट्स आउट ऑफ बाउंड्स फॉर एवरीबडी। पर बाद में सौरभ ने बोला नहीं, अगर मिलना चाहती है तो आ जाएं वो। तो मैं उनको ऊपर जहाँ पे लेके आया, तो पहले वार्निंग दे दी थी लड़कों को कि सब आप ज़रा ठीक ठाक हो जाओ, अपना सामान वामान अरेंज कर लो। तो अच्छा रहा, वो 2 मिनट के लिए आई, हाथ मिलाया उन्होंने, कुछ फ़ोटो वोटो खींची गई। तो पाकिस्तान टूर पर ही एक बार दादा ने एक स्टेडियम की बाउंड्री बड़ी कराई थी, बोले थे यार तो बड़ी छोटी। क्या मतलब ये विद इन द रूल्स है, ये अलाउड है कि आप अपने? नहीं, ऐसा होता है कि आप अगर क्रिकेट के रूल देखो तो वो कहते हैं कि इट शुड बी मिनिमम 65 इंटरनेशनल गेम के लिए। स्ट्रेच करके आप 75 भी कर फ्रॉम द सेंटर। हाँ, आप 75 भी कर सकते हो, 80 भी कर सकते हो। बड़े बड़े ग्राउंड है, मेलबर्न वगैरह वो बड़े हैं। हाँ। तो उसका ये था कि हमारे स्पिनर्स को 65 होगा तो प्रॉब्लम है, आप मारोगे बाहर चली जाएगी। तुरंत चली जाएगी। तो हर जगह उनकी यही कोशिश होती है कि आप इसको बढ़ाओ। तो अच्छा, बढ़ाने का क्या है, ये प्रेरोगेटिव है ग्राउंड्समैन का। तो आप ग्राउंड्समैन से बात करो, ग्राउंड्समैन आपकी बात मान सकता है, ना भी माने। कि आई थिंक वो कराची के मैच के पहले सचिन गए थे वहाँ पे पूछने के लिए ग्राउंड्समैन से कि विकेट कैसी है, क्या है। उसने जवाब ही नहीं दिया, कुछ बताया ही नहीं। पर सौरभ की थोड़ी स्किल थी कि वो थोड़ा फुसला देता था उससे अच्छी तरह से बात करके। तो 2-3 जगह ये हुआ कि वो बाउंड्री एक्सटेंड जितनी भी हो सकती थी। सचिन की एक दूसरी प्रॉब्लम है, सचिन को प्रॉब्लम बाउंड्री से नहीं है, सचिन को प्रॉब्लम है साइड स्क्रीन से। उसको साइड स्क्रीन ऊंचा चाहिए, वॉट एवर रीजन। अब क्या होता है कि वो जो जगह वो प्राइम सीटिंग है स्टेडियम में, सबसे महंगी और सबसे बढ़िया सीटिंग है। पर अगर सचिन तेंदुलकर आके एक दिन पहले कहा कि उसको ऊपर करो तो ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करना पड़ेगा मीनिंग यू आर लूजिंग मे बी 100-200 सीट्स प्राइम सीटिंग, विच मीन्स यू आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी। एक तो लॉट ऑफ मनी, और सेकेंडली लास्ट मिनट में कुछ भी चेंज करना आसान नहीं होता है। तो ग्राउंड में जहाँ पे भी होते हैं तो उनको डर होता था सचिन का।
अच्छा सचिन कुछ मांग रहा है तो ना करना भी मुश्किल है। तो भले वो ग्राउंड्समैन हो चाहे लोकल अथॉरिटीज़ हो, उनको ये खौफ रहता था कि सचिन आके लास्ट मिनट पे यहाँ पे कुछ कर नहीं थे। 2003 का वर्ल्ड कप, सचिन का वो बैकवर्ड पॉइंट वाला छक्का, सचिन बहुत दर्द में थे लेकिन उन्होंने रनर नहीं लिया, रनर से परहेज करते सचिन। क्या ऐसा क्या चक्कर था? मैंने पूछा उनसे और उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया जो बिल्कुल सही लगता है। कि सर जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मुझे ही पता है कि मैंने कितने ज़ोर से या कितने धीरे बॉल मारी है, कि एक है या दो है, वो मैं ही जज कर सकता हूँ, वो दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो आई वुड नॉट ट्रस्ट समबडी एल्स टू रन फॉर मी। पर उस मैच का आपने जिक्र किया, कल मैंने किसी पढ़ा कहीं पे, वो आईसीसी के ग्लोबल एम्बेसडर हैं इस वर्ल्ड कप के भी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कल कमेंट्री पे बोला कि मैंने 6 वर्ल्ड कप खेले। एक वर्ल्ड कप में भी बॉल बॉय था 87 में, उसके बाद 6 खेले। पर इन सब वर्ल्ड कप की जो सबसे बड़ी मेरी मेमोरी है वो 2003 का ये सेंचुरियन का मैच पाकिस्तान वाला, कि जिस किस्म से उन्होंने बैटिंग करी और जो पिटाई हुई उनके मेन बॉलर्स की, और वो 96 या 90 जो भी रन किए और फिर आउट हुए। 98। हाँ, सेंचुरियन में एक खास किस्म का ग्राउंड है इसमें कि ड्रेसिंग रूम करीब 70-80 स्टेप्स ऊपर है। आपको उतने स्टेप्स उतर के ग्राउंड पे जाना पड़ता है। तो उसमें एक तो है कि 12th मैन की परेड होती है कि बैट चेंज करना है, ग्लव्स लाना है, पानी लाना है, तो उसको ऊपर नीचे। तो जो समझदार 12th मैन है वो सब कुछ नीचे रखता है, लेके बैठता है और खुद भी वहीं बैठता है, सामान भी वहीं रखता है। स्पेशली सौरभ की बहुत आदत है ये बैट चेंज करने की हर एक ग्राउंड पे। तो सौरभ के तो 4-5 बैट या जो भी, उसको 12th मैन पहले ही पूछ लेता है तो क्या क्या चाहिए, वो मैं नीचे ही रखूँ। तो सचिन आए आउट होके, डिसअपॉइंटेड कि मैच ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी काफ़ी मतलब रन बनाने थे, द्राविड और युवराज ने बनाए। और वो माहौल मुझे याद है बिल्कुल। वो छोटा सा ड्रेसिंग रूम है, वो आके बैठे, सामने एक टीवी मॉनिटर दीवार पे लगा, उन्होंने अपना रिप्ले देखा आउट होते हुए, एंड टोटली ड्रेन्ड फिजिकली, पैड भी नहीं उतारे काफ़ी समय तक, एंड उस वक्त भी उनको कोई छेड़ना नहीं चाहता। तो साइलेंस, एवरीबडी नोज इज प्लेड सच अ ब्रिलियंट इनिंग्स, पर कोई नहीं। किसी, आई थिंक मेरे को याद है खाली जॉन राइट चुपचाप आके थोड़ा सा पीठ थपथपा के चले गए, जस्ट लेट हिम रिकवर। अच्छा, जॉन राइट खुद से बात करने के लिए बड़े फेमस थे। वो बड़ा स्ट्रेस होता था उनके ऊपर। और ऐसे जॉन राइट शांत किस्म के आदमी हैं, ज़्यादा कभी ऊंची आवाज़ में मैंने उनको बोलते कभी नहीं सुना 3-4 बड़े टोर पे। सहवाग लेकिन अलग कहते हैं। वो किस्सा भी पूछूंगा, वो भी पूछूंगा, लेकिन ये बताइए खुद से बात करने वाला। उसके पहले कि वो उनकी 2-3 बड़ी खूबी थी कि एक तो अपने आप को कभी आगे नहीं करते थे, बैकग्राउंड में वर्क करते थे, जो भी टीम के लिए है चुपचाप प्रोफेशनली। कभी उन्हें अपने आप को प्रोजेक्ट या प्रमोट करके कैमरा के आगे आना है प्रेस में, कभी नहीं। कोचों के धोनी। हाँ, एक तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो। दूसरा कंप्लीटली प्रोफेशनल। मैंने उन्हें किसी भी टूर पे 1 मिनट भी लेट नहीं देखा, किसी मीटिंग में या किसी फंक्शन या इवेंट के लिए। कभी उनको किसी चीज़ के लिए रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हर एक चीज़ में कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। और वो ये भी जान गए थे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेचर इन इंडिया, तो उनका ईगोज़ भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी है, तो उनको कैसे हैंडल करना और सबको साथ रखना ये उन्होंने बड़ी खूबी से करा। पर वो स्ट्रेस में तो होते ही थे, कोई इंपॉर्टेंट मैच था तो वो पीछे ड्रेसिंग रूम में चलते रहते थे ऊपर नीचे, और कभी कभी ऐसे शब्द भी बोलते थे जो शायद यहाँ पे बीप करने पड़े। बट आई थिंक ही वाज आल्सो रिस्पेक्टेड बाय द टीम, एंड द टीम को भी पूरा ट्रस्ट था उनके ऊपर। तो सहवाग वाला क्या किस्सा है, क्यों कॉलर पकड़ी? हाँ, वो एक दिन वो ये मेरा 2000 ये नेटवेस्ट स्टोर की बात है, शुरू के मैच की बात है, ओवल पे मैच था। सहवाग कोई बुरा शॉट खेल के आउट हो गए, आ गए वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में। तो उस दिन वो थोड़े भड़क गए, क्योंकि बहुत समझा बुझा के भेजा था कि भाई विकेट थ्रो मत कर। उनका ये बाद में उनका ये कहना था कि अगर बड़ा मैच होता और ऐसे शॉट खेल लिया, चलो इस मैच में तो फ़र्क नहीं पड़ा, पर बड़े मैच में शॉट से शॉट हार जाते। तो उन्होंने उस वक्त गुस्से में उनको शायद थोड़ा धक्का दे दिया और सहवाग गिर गए ड्रेसिंग रूम में। तो ये एकदम बवाल हो गया कि कोच ने प्लेयर को असॉल्ट कर लिया है, एंड नाराज़गी कि ऐसा आप फिजिकल क्यों हो सकते हो प्लेयर के साथ। तो जब मुझे पता पड़ा कि ऐसा हो गया, मैं कह रहा हूँ हम वहीं कहीं थे ड्रेसिंग रूम के आसपास, तो मैंने पहले पता करने की कोशिश करी कि भाई हुआ क्या था। तो जैसे दिल्ली की सड़कों पे होता है ना, कोई मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया,
सबको पता है एक्सीडेंट हो गया, सबको हाँ। पता है किसने क्या किया, हाँ। पर कोई बोलने को तैयार बोलेगा नहीं, कोई नहीं, हाँ। बोलूँगा नहीं मैं। हाँ। तो मैंने कहीं तो बोला सर हमने तो देखा नहीं, हम्म, नहीं वो कुछ हुआ पर मुझे पता नहीं। हाँ। बट इट वॉज वेरी क्लियर कि जो हुआ वो सही था, हम्म, क्योंकि जॉन राइट ने भी मना नहीं किया, हम्म, सहवाग भी कह रहा है, जॉन राइट कह रहा है, फिर आई विटनेस की ज़रूरत है ही नहीं। हम्म, अब इश्यू ये हो गया कि टीम और कैप्टन कह रहे हैं कि ही हैज़ टू अपोलोजाइज, ये तो अनएक्सेप्टेबल है बिल्कुल, हम्म, और सबके सामने माफ़ी मांगे। हम्म, आप ये भी नहीं होना चाहते कि आप कोच को ह्यूमिलेट करो सबके सामने कि भाई मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हम्म, तो बाद में यही हुआ कि हमने राजू शुक्ला जी भी थे, हम साथ थे, तो कह यार आप दोनों बात कर लो, हम्म, सॉर्ट इट आउट। हम्म, वो उन्होंने किया हम्म, एंड वो एक तो बात सही हो गई। जब टीम बस में वापस आए तो मैं थोड़ा आगे था, तो जॉन पीछे बैठते थे, सहवाग के पीछे था। मैंने ऐसे ही इशारा करके पूछा सहवाग से, इसे नहीं सब ठीक है, तो बस उसका ठीक है। तो बाद में सहवाग एक दिन ब्रेकफास्ट पे मेरे साथ थे, तो मेरा वीरू साहब ने अच्छे तरह से सुलझा दिया ये सर, हाँ हाँ सब हो गया, पर मैंने जॉन को यही बोला कि अगर मैं भी हाथ उठा लेता तो क्या होता। बट अगेन इट शोज मेच्योरिटी कि चलो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पर इसकी दूसरी बात यह है कि उन दिनों में ये बात हुई और कई सालों तक किसी को पता नहीं पड़ी। मेरे को याद है इससे हम अगले मैच के लिए गए डरम, तो वहाँ पे जैसे ही टीम मीटिंग चालू हुई, तेंदुलकर ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबने कहा अभी तो टीम मीटिंग चालू हुई सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वीरू और जॉन के साथ हुआ वो यहीं रहना चाहिए और कोई भी इसका जिक्र नहीं करे, बाहर नहीं जाए। और वो बात बाहर नहीं आई। आप इमेजिन कर सकते हो आज अगर ऐसा हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ और पता नहीं क्या क्या हो जाए, बवाल हो जाए पूरा कि प्लेयर ने, किसी कोच ने प्लेयर के साथ ऐसा हाथापाई कर ली। और ये बात निकली थोड़ी, तो आई थिंक जॉन ने अपनी किताब में इसका थोड़ा सा जिक्र किया। उसके बाद कुछ समय पहले कमेंट्री पे लक्ष्मण और सहवाग साथ थे, तो लक्ष्मण ने छेड़ते हुए वीरू से पूछ लिया कि क्या हुआ, आपने आपको पीट दिया जॉन ने। तो फिर उन्होंने इसके बारे में बताया। अच्छा, टीम बस में सीटें फिक्स होती हैं, कौन कहाँ बैठेगा? दादा की फिक्स है, सचिन की फिक्स है, सबकी। अब तो हमने फिर धोनी का देखा, धोनी का फिक्स है। क्या इसके पीछे क्या चक्कर है? ये मतलब क्या कोई एक तो क्या है कि सिक्योरिटी का लिहाज है, हम्म, रिस्पेक्ट भी है। तो टीम बस में जो फ्रंट लेफ्ट वो कैप्टन की, नहीं वो सचिन, फ्रंट लेफ्ट सचिन, उसके पीछे आई थिंक सौरभ, राइट साइड में आगे आई थिंक वीरू, कभी वीरू या लक्ष्मण, एंड बाकी अदर, बाकी ऐसे पीछे। पर कैप्टन की फिक्स्ड है, सौरभ की फिक्स्ड है, आई थिंक लक्ष्मण की और द्राविड की फिक्स्ड है। बाकी और कई होते हैं जानबूझ के पीछे ही रहते हैं। हाँ, वो भी है पीछे तो जैसे क्लास में होता है ना हाँ। कि भले सीनियर हो जूनियर हो हम पीछे ही बैठेंगे, तो वो भी है। ऐसा ही ड्रेसिंग रूम में भी है कि आई थिंक सचिन और जो सौरभ द्राविड पहले अपनी अपनी जगह तय कर लेंगे, उसके बाद दूसरे जो बाकी जगह अपनी लेंगे। हाँ, डॉक्टर सचिन का क्या किस्सा है? दवाओं की इतनी जानकारी कैसे है सचिन को? कि सबसे पहले कि सचिन दवाई के मामले में जानकार है, सौरभ चाय के मामले में जानकार है। सौरभ अपनी चाय साथ रखता है अलग अलग, हर एक किस्म की। मेरे को पता भी नहीं था कि देयर इज पिंक टी ऑल्सो। ग्रीन टी तो हम सब जानते हैं, हाँ। ग्रीन टी, हर्बल टी, असम टी, दार्जिलिंग टी, कोई पिंक टी भी होती है, तो वो अपने डब्बे साथ रखता है। और ब्रेकफास्ट वगैरह पे मैंने उसको कभी कॉफ़ी पीते नहीं देखा। और ब्रेकफास्ट पे कई बार वो चाय उठा भी लेता है तो छोड़ देता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास जो खुद की जो कोटा है वो सुपीरियर है। तो उसका ये है। सचिन वाइफ इज़ अ डॉक्टर, तो उनको तो ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में। मेरे को याद है हम इंग्लैंड पहुँचे तो वो जेट लैग की वजह से सबकी थोड़ी हालत ख़राब थी, तो सचिन ने बोला नहीं ये एक टैबलेट होती है, ये ले लें तो उससे जेट लैग वो असर नहीं करता। तो उसको टैबलेट का ही नहीं, टैबलेट का नाम वाम सब पता था, सब फार्मूलाज भी, सब कुछ। तो उनको खास जानकारी है दवाइयों की, बिकॉज मे बी ऑफ हिज वाइफ। उनको बहुत जानकारी है गाड़ियों की, उनको फार्मूला 1 और उसका बहुत ही शौक है। शुमाकर के भी दोस्त हैं। हाँ, शुमाकर की उसकी भी कहानी है। हाँ। कि उनको बड़ा शौक है इसका। तो मेरी कई बार उनसे बात हुई तो मैंने कहा सचिन इसमें क्या ऐसी खास बात है कि फार्मूला 1 में आप बैठे हो, आपके सामने से गाड़ी गई 270 किलोमीटर की रफ्तार से, देखिए नहीं, आपको कुछ नहीं दिख रहा, ना ड्राइवर ना गाड़ी, आप खाली शोर सुन रहे हो, उसका
वाई गो एंड स्पेंड मनी एंड टाइम टू जस्ट हेयर नॉइज। तो वो कहता आप कुछ सा नहीं समझ आएगा ये इसका अलग ही मज़ा है। और शूमाकर से वो मिलने गए सिल्वरस्टोन पे जो रेस होती है उनकी, तो ही वाज लाइक अ फैन कि मेरा शूमाकर से इंटरव्यू है एंड वी आर मीटिंग फॉर डिनर, तो मेरे को क्या बात करनी चाहिए। तो उसने और मैंने बैठ के कुछ सवाल लिखे कि 4-5 की फॉर कॉन्वर्सेशन पीस कि ये स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। तो वो लिख के ले गए। बाद में मिल के आए, बहुत खुश था कि रेस भी देखी, शूमाकर से मीटिंग भी हुई। तो मैंने उससे पूछा क्या पूछा तूने उससे, कि बोला कि मैंने पूछा कि हाउ टू हैंडल प्रेशर। मैंने कहा तू 15-20 साल से यू हैंडलिंग प्रेशर, यू डोंट नीड समबडी एल्स टू टेल यू। एंड तेरा जो प्रेशर है इंडिया में वो शूमाकर पे नहीं हो सकता। शूमाकर का प्रेशर है ओनली ड्यूरिंग द रेस, तेरा तो 24 घंटे है। बट एनीवे सचिन इज सचिन एंड ही टोटली फोकस डीप इनटू एवरीथिंग। तो अलग अलग नज़रिया है उस सबका। सचिन से पहले की पीढ़ी की बात करें, चेतन चौहान एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, गेंद लगी दांत पिच पे। हाँ भाई, ये तो क्या पूरा किस्सा है ये तो एक्चुअली मैं उस वक्त सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था और अब क्रिकेट मैचेस होते थे, वो प्रैक्टिस मैचेस, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा से खेलते थे। उस वक्त वो शिफ्ट करके आए थे फ्रॉम पहले कहाँ से खेलते थे वो, महाराष्ट्र में, कहीं महाराष्ट्र से खेलते थे शायद, वहाँ से वो शिफ्ट करा दिल्ली के लिए रणजी खेलने। तो प्रैक्टिस मैच था, हमारा एक बॉलर था, उसने कुछ बाउंसर किया, वो डक कर रहे थे और गलती से डक बॉल से दूर होने की वजह से ही डक इनटू द बॉल, तो उनके यहाँ जॉ पे लगी। जॉ पे लगने से जॉ शैटर हो गया, पूरी बोन वोन हो, 2-3 दांत गिर गए उनके और कंप्लीटली मतलब ब्रोकन। तो मैं उनको स्कूटर पे बिठा के, मेरे को कुछ था, किसी को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले गया उनको, उनका जॉ वायर हुआ और डॉक्टर ने बोला 6 हफ्ते तक आप लिक्विड डाइट पे रहोगे बिकॉज वो तो वायर्ड है और आप क्रिकेट विकेट ना खेलो। पर चेतन की आप सुनो कि उसके 10-15 दिन बाद ईरानी ट्रॉफी मैच था, वो गए उस हालत में, 100 किया उन्होंने उस मैच में, उसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हुए। तो कमाल है कि अगेंस्ट ऑल एडवाइस इन सो मच पेन एंड अगर वापस कुछ भी हो जाए तो परमानेंट हो सकता था। पर मतलब कुंबले से पहले भी टूटे जेवड़े से किसी हाँ, और उसके अन्य उनका पूरा करियर टेस्ट का उसके बाद उसी से बना। ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, फिर वो काफ़ी लंबे समय तक गावस्कर के पार्टनर रहे और खेले, क्योंकि शुरू में वो 2-4 मैच खेले थे फिर ड्रॉप हो गए थे, तो उनका पूरा करियर इसके बाद ही हुआ जब से उनको चोट लगी। अच्छा, प्लेयर्स को स्पॉट करने के बहुत सारे किस्से हैं। नेहरा का क्या किस्सा है? नेट्स पे आए और वहाँ पे लंबा ने देखा और कहा ये इंडिया खेल। रमन हमारे साथ था कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में, रमन मेरा दोस्त भी था। रमन भी बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल था। वो यहाँ पे खेलता था, बांग्लादेश में खेलता था, आयरलैंड में खेलता था, तो वो उन दिनों 12 महीने क्रिकेट खेलने वाला था और अपनी एबिलिटी के अबव इन टर्म्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग। तो इंटरवर्सिटी में हमारे सब साथ थे और अच्छा खिलाड़ी था। तो वो जिक्र करता था, सोनेट क्लब का था वो, सोनेट क्लब, और सोनेट क्लब के सब खिलाड़ी जाते थे पीजीडीएवी कॉलेज में। तो उसने एक दिन, हाँ नेहरू नगर नहीं, हाँ वो पता नहीं सोनेट क्लब तो नहीं, वहाँ वेंकटेश्वर कॉलेज के पास, पीजीडीएवी नेहरू नगर, हाँ वो सब कॉलेज में दाखिला वहाँ लेते थे। तो जो भी सोनेट क्लब से आता था, उनकी भी लंबी हिस्ट्री रही पीजीडीएवी की। हाँ, तो सोनेट क्लब के जो भी अच्छे खिलाड़ी थे वो पीजीडीएवी में जाते थे। तो मेरे को याद है एक बार मैं उसके साथ डीडीसी में प्रैक्टिस देख रहा था, तो ये पॉइंटेड आउट, नेहरा देख इस लड़के को देख, ये अभी तो कुछ भी नहीं खेला है पर ये इंडिया खेलेगा। तो मतलब इस किस्म का उसका जजमेंट था। शायद उसने उसको बहुत ज़्यादा देखा होगा सोनेट क्लब में। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, दादा के बल्लों की बात, राहुल द्रविड़ के बैट कवर्स का क्या किस्सा है? इतने अतरंगी कवर्स। देखिए, बैट भी ना हर एक खिलाड़ी, जैसे कि कहते हैं ना कि आदमी अपने वेपन्स को ध्यान से रखता है, तो अलग अलग बैट्समैन जो मैंने देखा, सचिन को, दादा को, द्रविड़ को, ये बाकी भी होंगे, पर ये अपने बैट्स को इतनी केयरफुली रखते, मेंटेन करते थे कि वो देखने लायक है। सचिन का भी किट बैग, अगर आपको किसी को समझाना है कि सचिन स्पेशल क्यों है, आप खाली उसे किट बैग को देख लो कि किस किस्म से वो अरेंज्ड है, बैट कैसे, पैड्स कैसे, हेलमेट, ग्लव्स, एक एक चीज़ प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक कवर में, स्क्रैच नहीं हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए। अगर कोई स्वच्छ भारत का कोई अभियान हो और किसी को चुनना हो कि सबसे ज़्यादा स्वच्छता में कौन आगे है, तो सचिन तेंदुलकर, इन टर्म्स ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन हिज रूम, ड्रेसिंग रूम, हिज किट बैग।
सिमिलरली क्या होता है कि व्हेन यू आर ऑन टूर, आपको आज मैच ख़त्म करना है, सुबह आपको फ़्लाइट पकड़नी है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन होता है कि आप 11 बजे तक अपना बैग पैक करके बाहर रख दो, कोई ले जाएगा उसको। तो सबसे पहला बैग सचिन का ही होता है, जो कि तैयार करके वो। पर बैट के मामले में वेरी वेरी फंसी। दादा का ये था कि बैट पे वो एक्स्ट्रा ग्रिप्स लगाते हैं, 4-5 ग्रिप, जो इतना मोटा हो जाए वो ग्रिप, और एक और कि ऊपर आधा इंच ऊपर निकलना होता है वो ग्रिप। वो बड़ा अजीब भी लगता है, अनटाइडी भी लगता है। वो रोटेशन है उनका कि वो थोड़ा सा जो ऊपर हैंडल के टॉप से 1 इंच वो ग्रिप बाहर निकले। द्राविड का भी अलग अलग वो ग्रिप्स, अलग अलग, आई डोंट नो किस हिसाब से वो चुनते हैं किस दिन किस ग्रिप्स के कलर के ग्रिप से खेलना है। उनकी एक और अजीब वो थी कि वो अपने बैटिंग ग्लव्स के अंदर आधी टेनिस बॉल कटी हुई वो डाल देते हैं ऐसे। एंड मैंने पूछा ये क्यों, कि नॉर्मली तो अगर आपने ग्लव पहने हैं तो बैट ग्रिप करने में दिक्कत होती है अगर कुछ भी चीज़ अंदर हो। उनकी ये थ्योरी थी कि नहीं, मेरा ग्रिप इससे बेटर होता है। अब बहस कैसे थोड़ी कर सकते हैं आपसे। शायद मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस किस्से में पढ़ा, लेकिन किसी एक ने कहा था किसी मैच के टाइम, क्या आप गांधी जी पैड पहन कर जाएंगे? क्या किस्सा था? हाँ, ये 2003 वर्ल्ड कप के समय हमको ले जाया गया था पीटर मैरिट्सबर्ग की तरफ। वो पुराना है ना कि गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से, क्या अपार्थाइड का ज़माना था। तो वो ट्रेन राइड वापस उसी ट्रेन वही डब्बों में हमको ले जाया गया। आई थिंक डरबन से ले जाते हैं ये, तो 1-1.5 घंटा दूर है, और वहीं पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन तक पूरी टीम गई वहाँ पे। जो इंडिया के हमारे काउंसिल जनरल थे, उन्होंने कोई फंक्शन भी वहाँ पे किया प्लेटफॉर्म पे, तो टीम गई। अब क्या होता है, ऐसे जैसे भी ऐसे नॉन क्रिकेट फंक्शन होते हैं तो आधे खिलाड़ियों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या कोई शौक नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, और दे फील कि यार हम होटल में आराम कर लेते हैं और भी कुछ कर लेते हैं। तो उसमें उस ट्रेन राइड के दौरान पहले तो किसी ने पूछा कि गांधी जी यहाँ कर क्या रहे थे। हैं, हमने सोचा गांधी जी तो हिंदुस्तान में है, साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे। अगेन वी डोंट एक्सपेक्ट द क्रिकेटर्स टू नो हिस्ट्री ना, तो वो बड़ा इनोसेंट सा सवाल था। दूसरा किसी ने कहा हम आज नेटी करते ना तो मैच होगा तो क्या गांधी जी जाएंगे बैटिंग करने। नहीं, पर वो बड़ा सभी को अच्छा लगा कि वो जाके हिस्टोरिक जगह आपने देखी। वहाँ पे एक प्लाक भी लगा हुआ है कि वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, और छोटा मोटा सा फंक्शन भी हुआ। तो इट्स लाइक पेइंग ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन। अच्छा, शोएब अख्तर के बहुत सारे किस्से हैं इंडिया से जुड़े हुए। वो कौन सा मैच था जिसमें किसी प्लेयर ने पिच से कहा था कि तू चेक कर रहा है? नहीं, ये एक्चुअली कई खिलाड़ियों में थोड़ा डाउट था कि थोड़ा एक्शन सही नहीं है। पर आईसीसी के लिहाज में, अंपायर्स के लिहाज में सही है, तो आप कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। पर ये प्लेयर्स के मन में एक शक था, अब भी है मेरे ख्याल से, कि उनका एक्शन कम्प्लीटली सही नहीं था। तो मुझे याद है एक दिन कोई इंडियन हाई कमीशन के यहाँ एक रिसेप्शन था टुवर्ड द एंड ऑफ द टूर। दोनों टीमें साथ थी और दोनों टीमें बहुत दोस्ती है, तो साथ बातचीत हो रही थी। तो आई थिंक शोएब ने बोला कि अब मेरी थोड़ी फिटनेस ठीक नहीं है और शायद मैं अवेलेबल नहीं हूँ और इलाज कराऊंगा। तो सहवाग ने उसको कहा कि ऐसा है तू इलाज तो करा ले, अपनी एल्बो की मालिश करवा लेना। उसी से इशारा हो गया कि कहना क्या चाहता है वो। DDCA अरुण जेटली के टाइम पे इतना पावरफुल था। अब थोड़ी सी चीज़ें अलग हुई हैं, लेकिन DDCA के किसी एक स्टैंड का किस्सा आपने अपनी किताब में लिखा है, आपसे सुनना चाहता हूँ। ये 1996 की बात है, जब वो वर्ल्ड कप हो रहा था। तो उस वक्त कुछ कंडीशंस थी कि हर एक ग्राउंड पे कुछ सर्टन फैसिलिटीज़ एसेंशियल है, होनी चाहिए। प्रेस बॉक्स होना ही चाहिए, ड्रेसिंग रूम होना ही चाहिए, और मेन गेस्ट के लिए टीवी के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। वो DDCA में कुछ भी नहीं था। पर दिल्ली में मैच तो होना था। उस वक्त DDCA सस्पेंडेड भी था फॉर सम इरेगुलरिटीज़। तो बेसिकली देयर वाज नो DDCA एंड नो फैसिलिटीज़, और मैच है। तो एक कमेटी बनाई गई टू रन द मैच। उसमें पुराने प्रेसिडेंट थे BCCI के, मतलब PM रुंगटा, वो चेयरमैन थे, और मैं सेक्रेटरी था उसका। तो हमें ये कहा गया कि आपको ये तैयार करवाना है हर तरह तरीके से, मैच होना है। तो वो जो आजकल जो कहते हैं ओल्ड क्लब हाउस, वो बनवाने के लिए आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर और काम चालू हुआ, और टाइम कम था।
तो ये हालत ये थी कि इंडिया और श्रीलंका का मैच था वो, शायद क्वार्टर फाइनल या जो भी, जिसमें इंडिया हारी भी थी पूरी तरह से। कल सुबह मैच है, आज रात को वहाँ पे वो नल कनेक्ट हो रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, वो शीशे लगाए जा रहे हैं, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, मतलब इतना लास्ट मिनट कि कल सुबह, हम रात को 8 बजे की बात कर रहे हैं, सुबह 8 बजे टीम आनी है खेलने के लिए और तैयारी नहीं है। मैच भी हो गया, मैच का वो ऑफिशियल जो होता है ना अप्रूवल जो आना होता है कि फिटनेस का, वो भी नहीं था। तो बेसिकली मैच करवाना था, हो गया, पर ऐसी हालत में मैं तो आज सोच भी नहीं सकता कि कल सुबह 8 बजे टीम ने आना है, शाम को 8 बजे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ। एक तरह से अच्छा, दिल्ली में मैच कराने हो तो एक एसएचओ के साथ किसी और को भी काबू में करना होता है, कौन है वो दो लोग? नहीं, बट मैं तो आपको तीसरी बार कह रहा हूँ कि इतनी क्लोजली तो मेरे घर वालों ने भी किताब नहीं पढ़ी है। हाँ, कौन है वो दो लोग? क्या है कि दिल्ली में एक मैच कराते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाली टिकट बांटने की, पासेस बांटने की, क्योंकि एवरीथिंग बॉयज डाउन टू अ नेगोशिएशन। तमाम अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फायर, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तमाम आपको सबसे परमिशन लेनी है, और सबका वो बॉयज डाउन टू नेगोशिएशन कि आप हमें कितने पास दे रहे हो। सबसे बड़ा पुलिस, सिक्योरिटी, अल्टीमेटली बंदोबस्त उन्हीं का है। तो जब तक आपके साथ एसएचओ दरियागंज ना हो और एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफिसर ना हो, आप मैच नहीं करा सकते। आप बाकी पूरी दिल्ली को एक तरफ कर लो, अगर ये दो आदमी आपके साथ नहीं है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है ही। अगर आपके साथ नहीं है तो आसानी से कह सकते साहब जनाब कुछ जानकारी आई है, मेरे को तो देखना है, बंद करना है, मेरे को स्वीप करना है, तो आप फंस गए। बट होता है मैच, पर अल्टीमेटली सबसे मुश्किल काम जो है वो पास कितने किसको देने हैं वही है। आपकी स्किल, आपकी कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी उसी पे डिपेंड करती है। बाकी सब तो छोटी बातें हैं। अच्छा, 83 मूवी में हमने देखा कि पासेज की बड़ी मारामारी थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पे बताया कि भाई मत मांगो, हाथ खड़े कर दिए। तो क्या कोटा क्या फिक्स होता है, कितने पासेज आते हैं टीम के लिए? मेरे ख्याल से नॉर्मली 4 पास मिलते हैं एक प्लेयर को। कप्तान को भी उतने? कप्तान को शायद 5 मिल जाते हैं, कप्तान और आई थिंक कोच को 5। पर होता क्या है कि 70 या नॉर्मली 70-75 के बीच में नॉर्मल इंटरनेशनल ये है नॉर्म, पर ये हमेशा कम होते हैं। अच्छा, अगर दिल्ली में मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली विराट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बॉम्बे में है तो सचिन को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा यही बैलेंस करना पड़ता है कि जो लोकल प्लेयर्स है पहले उनको दे दो, या वो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके कम कर दो, या उनको तुम्हें इसलिए अगले मैच में देंगे, तुम यहाँ के सरेंडर कर दो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी टिकलिश है, और ये मैनेजर का काम है और सीनियर प्लेयर का। तो इसमें हमेशा पर जितने भी पास हो कम ही पड़ते हैं। स्टीव बकनर, मतलब मैं जिस पीढ़ी से आता हूँ, हमारा बचपन स्टीव बकनर को गालियाँ देते हुए बीतता है, सही में कहें तो। इतने एंटी इंडिया अंपायर मतलब किसी ने देखे ही नहीं। डैरेल हेयर के से कम नफरत करते होंगे श्रीलंका वाले, लेकिन हम लोग बकनर से बहुत नफरत करते हैं। बकनर शुरू में ऐसे नहीं थे, बाद में जब सचिन को उन्होंने कंधा बिफोर विकेट दिया, उस टाइम तक आते कंधा बिफोर विकेट, उस टाइम तक आते बदल चुके थे। KVW, हाँ KVW। तो उस क्या अंतर रहा, मतलब क्या शुरू में, और क्या मतलब कुछ ऐसा कभी कोई किस्सा हो कि मतलब किसी प्लेयर से पास मांगे हो नहीं मिले हो, या किसी से कहा हो कि भाई आज ड्रॉप कर दे स्टेडियम, तो किसी ने मना कर दिया? इतने क्यों एंटी इंडिया थे? नहीं ऐसा नहीं था, पर हाँ कुछ ऐसे आई थिंक रिपीटेडली कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जो कि प्लेयर सोचते हैं कि गलत है, और कुछ के बाद में ये थोड़ी भावना भी होगी कि शायद कि जानबूझ के तो नहीं करें, पर मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि ऐसा नहीं है। और गलतियां होती हैं एम्पायरों से भी, हर जगह होती हैं, आज भी होती हैं, पहले भी। आजकल तो शायद थोड़ा वो DRS की वजह से आप करेक्ट कर सकते हो, पहले तो आपके पास ये था नहीं रिड्रेसल सिस्टम। पर ऐसा नहीं है कि वो एंटी इंडिया वगैरह नहीं है। अच्छा, शकूर हयात और खिजर हयात और शकूर राणा, पाकिस्तान के 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो थे, जो खड़े हो जाते थे, उनका कोई किस्सा है कभी? मतलब इंग्लैंड वालों से जो भिड़े थे वो डॉक्यूमेंटेड है? उनका किस्सा मेरे समय तो नहीं था, पर मैंने सुना है पुराने जो हमारे इंडियन प्लेयर्स थे और जो पहले इंडियन टीम्स गई पाकिस्तान, आई थिंक 80s में थे, उस समय एम्पायरिंग काफ़ी ख़राब थी।
काफ़ी ख़राब थी। मतलब आप किस दिन आप महेंद्र अमरनाथ से या विश्वनाथ से या आप गावस्कर से बात करें तो वो आपको ऐसे किस्से सुनाएंगे एम्पायरिंग के कि आपको, पर उसमें भी आपको इसको प्रेज़ करना पड़ेगा इमरान को कि जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ पाकिस्तानी एम्पायरिंग का तो उसने कहा कि हम इंटरनेशनल एम्पायर लाएंगे, कि आज जो अभी सिस्टम है कि न्यूट्रल एम्पायर आईसीसी बाहर से अपॉइंट करेगी, ये इमरान खान ने चालू कराया, ये कहते हुए कि हमारे पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं मिल रहा है जीतने का और लोग बार सोचते हैं हम अंपायरों की वजह से जीत रहे हैं, तो ही इन्वाइटेड फॉरेन अंपायर्स इनटू पाकिस्तान। आईपीएल में भी आपने लंबा काम किया, आईपीएल शुरू हुआ, आप डीडी के साथ रहे, उस टाइम मैं डीडी का फ़ैन था, तब मैं आरसीबी फ़ैन हूँ। अभी भी फ़ैन हो आप? आरसीबी फ़ैन हूँ मैं। अब डीसी में नहीं हो आप? नहीं, कतई नहीं, कतई। क्यों? मैं एक्चुअली मैं सहवाग का फ़ैन था। हाँ, तो सहवाग जब तक थे मैं डीडी का फ़ैन था, डीडी की टीम भी तगड़ी होती थी। और तो जो आईपीएल की शुरुआत हुई, तमाम सारे ब्लूप्रिंट्स जो पहले दिन लोगों को बुलाया गया, ललित मोदी ने बुलाया, सबको बताया, उस टाइम सबको लगा क्या क्या चीज़ आ गई मार्केट में, पैसे ही पैसे होंगे। पहला सीजन ख़त्म हुआ, पूरा चार्ट रेड। क्या माहौल था उस टाइम? हाँ, क्योंकि क्या था कि जब आईपीएल चालू हुआ तो ललित ने तो बहुत ज़बरदस्त सपना सबको बेचा, वो सपना एक्चुअली सही भी था, पर ही लाइक सेल्समैन ने तो बोला कि 3 साल में सब कुछ हो जाएगा और 20 दिन में पैसा डबल। हाँ हाँ, ये मैजिक फार्मूला है। तो उस वक्त किसी को पता नहीं था कि आईपीएल है क्या, कि क्रिकेट टीम है, कैसे करेंगे, कैसे खरीदेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, प्रमोशन, ब्रांड, ये तो कभी क्रिकेट में हुआ ही नहीं ना कि पहली बार कोई प्राइवेट एंटिटी आई है और क्रिकेट कमर्शियल बेसिस पे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपको अपनी टीम को प्रमोट भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है, ब्रांड को भी बढ़ाना है, तो ब्रांड एक्सपोजर, फैंस एंगेजमेंट, फैंस को अपने साथ लॉयल्टी प्रोग्राम, कई नई चीज़ें जो बिजनेस में होती है वो क्रिकेट में आई। कैसे आनी चाहिए किसी को कोई पता नहीं, तो अनाप शनाप चीज़ें करी गई, पैसा खर्च हुआ सही जगह गलत जगह, तो पहले साल के बाद सबको बड़ा नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से कई टीमों को 50-60 करोड़ का भी नुकसान हुआ एक साल में। उस वक्त बहुत 15-16 साल पहले 60 करोड़ बहुत पैसा होता था और ना ईयरली लॉस। पर 1-2 साल में समझ आ गई टीमों को कि कहाँ पे कमी हो सकती है, क्या जा सकता है। आपको याद होगा कि पहले साल में सबने ब्रांड एम्बेसडर्स लिए, हमने अक्षय कुमार को लिया, दूसरों ने भी। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि सब अपने अपने तरीके से टीम को, ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। फिर बाद में समझ आ गई कि क्या करना, पर शुरुआत में किसी को नहीं पता था। तो इट वाज लाइक अब ब्लाइंड खेल रहे हो पहले साल, 3 पत्ती है कि चाल सही भी हो सकती है, चाल गलत भी होगी, कहीं हुई गलत भी हुई। पर आपने जो बात करी कि आप सहवाग के फैन थे, हूँ अभी भी हूँ, बस उनकी बातों का नहीं फैन हूँ, क्रिकेट का फैन हूँ। अच्छा, पर मैं बताता हूँ, बल्ला सही चल रहा है, माइक सही नहीं चल रहा। अच्छा, मैं भी उनके क्रिकेट की बात करता हूँ। वो हमारे कैप्टन थे, मैं सीईओ था, और कुछ साल हमारी टीम कुछ नहीं कर पाई, मतलब बुरा सीजन रहा, टीम हार रही है, जबकि इतने स्टार्स होते सब। हाँ, बड़ी टीम थी, आईपीएल के जितने बड़े नाम हैं सब आपके बनाए हुए, सब डीडी के बनाए हुए। वो किसी का कहना है ना कि दिल्ली की टीम है कि राजीव गांधी चौक है, मेट्रो का, मेट्रो बदल सब आओ, इसमें आओ, उतरो, दूसरी जगह जाओ। तो सब आए मेट्रो में दिल्ली में और दूसरी जगह नहीं। पर मैं जो सहवाग का जिक्र कर रहा था ये कि हमारी टीम हार रही है। नॉर्मली टीम हारती है तो इंटरेस्ट कम होता है टीम को देखने का, फैन भी सोचता है कि मैं क्यों जाऊं, मेरी टीम हार रही है। पर दिल्ली हारती रही और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, टिकट बिक रहे हैं, मतलब सब टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं हर गेम का। तो फिर हमें एहसास हुआ कि दिल्ली हारे चाहे जीते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक सहवाग है। सहवाग को देखने आ रहे हैं लोग बाग, दिल्ली कैपिटल्स को देखने या दिल्ली डेयरडेविल्स को देखने नहीं आ रहे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लोग बाग आ रहे हैं सहवाग की वजह से। सहवाग खेल रहा है तो ठीक है, चलो हार गए वो अलग बात है, अगली बार मैं फिर आऊँगा क्योंकि सहवाग फिर बैटिंग करेगा। क्रेज ये लगता है सहवाग का उस टाइम पे। आईपीएल की बात चल रही है तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बाद डीसी ने इतना सुधारा खुद को कि हर अंडर 19 कैप्टन को खरीदने लगे। प्रदीप सांगवान कमाल के बॉलर थे, पीजीडीवी के ही थे वो भी। जब आप ही को पिक करना था तो ये नारियल आपके सर पे फूटेगा कि आपने विराट कोहली को दिल्ली को क्यों नहीं दिया।
ये मतलब उस टाइम स्ट्रेटेजिकली आप बिल्कुल सही थे, एकदम करेक्ट थे कि आपको लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए था, इंडियन चाहिए था। इंडियन बैटिंग बहुत थी आपके, मिथुन मन्हास भी थे, सहवाग भी थे, गंभीर भी थे। चौथी बार फील था, हाँ चौथी बार हाँ, हाँ? फील कि था। आपने इतना वो क्लोजली किताब पढ़ा है कि आपने मिथुन मिनास को भी याद कर लिया। तो ये उस टाइम आपकी कॉल एकदम सही थी, लेकिन अब आप भूल जाइए कैमरा है यहाँ पे। आज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप भूल जाइए कैमरा है यहाँ पे, दिल पे हाथ रख के आप स्वीकारते हैं ये गलती हुई। किताब में आपने नहीं स्वीकारा, किताब में आपने खुद को डिफेंड किया कि हमको चाहिए था, ठीक है। मैं थोड़ी बोलूँगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। लेकिन आप मानते हैं गलती हुई। आज के अगर उसमें देखे पर्सपेक्टिव में तो इसे मूर्खता है ये तो। नहीं, कोहली का जितना बड़ा नाभि हुआ होता है तो वो नहीं, पर एक बात सुनिए आप, कोहली भी उस वक्त कोहली नहीं था। हाँ नहीं था, हाँ, बनी इंडिया का अंडर 19 कैप्टन था, अच्छा खिलाड़ी था। और जैसे आपने कहा, हमारी उस वक्त थिंकिंग ये थी, हमारे पास सहवाग है, गौतम गंभीर है, शिखर धवन है, मिथुन मिनास है, तो हमको पांचवा दिल्ली का खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। बैटर तो नहीं चाहिए। हाँ, बैट्समैन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि दिल्ली के 4 मेन खिलाड़ी जो हैं ऑलरेडी हैं। हमको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जरूरत थी। तो उस वक्त ये था कि अंडर 19 खिलाड़ियों को ऑक्शन में मत डालो। हाँ, अलग से इसलिए मत डालो कि उनको पैसे मिलेंगे, वो बिगड़ जाएंगे। ये भी मुझे समझ में आया कि अगर 19 साल का लड़का बिगड़ सकता है तो जो 20 साल का है वो भी बिगड़ सकता है, जो ऑक्शन में है। तो वो तो नहीं बिगड़ा है, शायद बिगड़ा भी तो फर्क नहीं पड़ा। तो उनको ऑक्शन से बाहर रखा गया और उन सबके नाम एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिए, वहाँ पे गार्डेनिया होटल बेंगलोर में जहाँ ये हुआ। और ये हुआ कि आप टीम पिक करेंगी इनको, और पिक करने के लिए वो लॉट्स निकालेंगे कि पहला पिक किसका होगा। उसमें पहला पिक मेरा निकला, तो हमें मिलते ही बड़ी खुशी से हमने सांगवान को ले लिया, क्योंकि हमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए था। और नेक्स्ट पिक था आरसीबी का, उन्होंने फटाफट विराट को ले लिया। अब ये हालत है कि प्रदीप सांगवान एक नेट बॉलर है आज, और विराट कोहली है। तो उसके बाद से तो गलती नहीं हुई दिल्ली से फिर। नहीं, बहुत गलतियां हुई। हाँ, नहीं अंडर 19 के मामले में, अंडर 19 के मामले में अब तो उन्होंने यश दुल को भी पकड़ा, भले खिला नहीं रहे। हाँ, नहीं, पर ऑक्शन में तो बहुत गलतियां हुई। ऑक्शन में वो तो चलता रहेगा। ऑक्शन में हुई एक बार, एक खाली मैं बता दूं, एक बार एक खिलाड़ी के पीछे दिल्ली और हैदराबाद दोनों को एक इंडियन बैट्समैन चाहिए था। ऑक्शन में एक ही इंडियन बैट्समैन था, बाकी सब ऑलरेडी बहुत पैसे ले गया था, नहीं कमिटेड थे। तो सबको इंडियन बैट्समैन एक्चुअली रेयर होता है, और आपको चाहिए, दोनों टीमों को चाहिए था, तो दाम बढ़ गए। अल्टीमेटली हमने ज़्यादा पैसे दे के उसको ले लिया, बहुत ज़्यादा पैसे दिए, बहुत ज़्यादा पैसे दे के हमने उसको ले लिया। तो एक आदमी ने बाद में मुझे आके बोला कि आपने मोटरसाइकिल मर्सिडीज के दाम पे खरीदी है। तो पर ये भी ये तो क्या हुआ कि ऑक्शन की डायनामिक्स है। कई बार जेन्युइन गलती भी होती है कि आप सोचते हो कि एक बड़ा खिलाड़ी है और वो इतना है नहीं, तो वो भी हुआ है। 4-5 ऐसे नाम अगर आप ऑक्शन में सबने गलतियां की, या नाम म्यूट कर देंगे देशों के प्लेयर, कुछ नहीं सब साउथ अफ्रीकी प्लेयर कोई रहा हो जो विकेट कीपिंग करता था। जो अभी सैम करन को आप जो पैसे दे रहे हो, बेन स्टोक्स को पैसे दे रहे हो, आपने स्टोक्स तो खेलता ही नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो जो उनको अभी पैसे दिए गए हैं, और इंडिया के भी बहुत खिलाड़ी हैं जो कि 10 करोड़ के ऊपर हैं, जो नॉन टेस्ट प्लेयर्स हैं। हाँ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, गौतम 9.25 करोड़, सीएसके एक मैच नहीं खिलाया। एग्जैक्टली, एक भी मैच नहीं खेला, बिकॉज यू सपोज्ड टू बी बैकअप फॉर समबडी। एक भी मैच नहीं खेला, 7 करोड़ या 9 करोड़। एक दिन वो फील्डिंग करने आया एज ए 12th मैन, और उसने सिंपल कैच छोड़ा और मैच हारी टीम उसके। पर वी शुड नॉट होल्ड दैट अगेंस्ट हिम। बट ये ऑक्शन का ही डायनामिक्स है कि आप किसी के ऊपर 9 करोड़ लगा रहे हो और आपको उसकी जरूरत नहीं है इतनी। एक भी मैच नहीं खेला वो 14 में, तो सबने करा ऐसा। इस पे शिखर धवन से वही बात हुई थी, सौरभ सर ने इंटरव्यू किया था, वो भी बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे ऑक्शन की कि ये डिपेंड करता है कि आपका नाम किस लॉट में आ रहा है, टीम के पास पैसे सीक्वेंस कब है। पर शिखर का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ईयर 1 के बाद में वे एक सिस्टम होता है ट्रेडिंग का, आप प्लेयर बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो आईपीएल में पहला ट्रेड हुआ जब दिल्ली ने शिखर को बेचा बॉम्बे को। उसमें शिखर को भी फायदा हुआ कि जिस रेट पे था उसे काफ़ी बड़ी रेट पे बॉम्बे गया, तो उसको पैसा मिला। हमने उसको बेचा तो उसका 50% पैसा हमें भी फायदा हुआ। और उस ट्रेड के अंदर हमने शिखर को बॉम्बे भेजा, आशीष नेहरा को हमने दिल्ली में लिया। तो पहला ट्रेड, नेहरा को भी ठीक पैसे मिले थे। नहीं, नेहरा केम ऑन सेम प्राइस, बट दैट वाज द फर्स्ट। ऑक्शन में अच्छे प्राइस पे। हाँ, ऑक्शन में अच्छी प्राइस पे था, पर ट्रेड में उसी प्राइस पे आया। वो पहला ट्रेड था आईपीएल में। दिल्ली की क्रिकेट को आपने खूब देखा, करीब से देखा है। शिखर धवन, ईशांत शर्मा हो गए, ये सब इनके बाद की जो पीढ़ी की अगर हम बात करें तो इनके बाद मुझे लगता है कि इस तरीके जैसे शिखर धवन अंडर 19 में खेले, इतना बड़े खेले,
टेस्ट डेब्यू के लिए बहुत वेट करना पड़ा उनको, जब मोहाली में उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया 187 मारे। क्या क्या बढ़िया डेब्यू किया। और शिखर का जब हम इंटरव्यू करने गए थे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी उन्होंने, मतलब कैसे शुरू किया, क्या किया। तो शिखर के बाद अगला अगर यश धुल की हम बात करें, यश धुल है, यश धुल भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, अभी तो कैप्टनसी भी मिल गई उनको। ऐसे अगर शिखर धवन या फिर जैसे जो भी बड़े नाम हो, आप विराट कोहली को तो खैर छोड़ दो, वो तो अलग ही निकल गया, शिखर धवन, ईशांत शर्मा, आपके आशीष नेहरा, ऐसे 4-5 अगर नए लड़कों पे अगर आपकी नज़र हो, ये अगर हम जानना चाहें कौन हो सकता है? आईपीएल में दिल्ली में विराट और बड़े खिलाड़ी के बाद तो सक्सेसफुल नीतीश राणा, वो भी इतने बड़े इंडिया के प्लेयर तो नहीं है पर आईपीएल के तो बड़े प्लेयर हैं वो। दिल्ली इतने साल खेले, बाहर मतलब कैलकाटा इतने खेले और कैप्टन है केकेआर के। तो नीतीश राणा इज अ ह्यूजली सक्सेसफुल आईपीएल स्टार और अभी उस लेवल का दिल्ली में नहीं है खिलाड़ी। होपफुली यश आ गया, पर अभी दिल्ली में अंडर 19 के 5-6 खिलाड़ी हैं जो इधर उधर खेल रहे हैं, वो आईपीएल के तगड़े खिलाड़ी होंगे मे बी एक आध सीजन में, पर पता नहीं टेस्ट प्लेयर बने नहीं बने वो पता नहीं। पर आजकल आईपीएल प्लेयर टेस्ट प्लेयर बनना भी तो नहीं चाहते। हाँ, तो बनना भी नहीं चाहते। ठीक है, रणजी ट्रॉफी खेलना नहीं चाहते वो। बुरा हाल है रणजी का तो खैर। हाँ, कुछ प्लेयर्स की अब बात कर ली जाए, जैसे आप पुराने प्लेयर्स में नवाब पटौदी साहब का मैंने पढ़ा कि मतलब उनसे बात करते हुए डरते थे लोग। एक बार शायद सनी पाजी गए कुछ कहने और वो अपने जूते के लेस बांध रहे थे, उन्होंने ऐसे देखा, मुस्कुरा दिए, पाजी लौटे, क्या हुआ भाई? तो ऐसा कोई किस्सा? हाँ, वो तो एक बड़ा फेमस किस्सा है कि उनका एक ऑरा था कि वो यंग थे, इंडिया के खिलाड़ी, कैप्टन थे, उनका बैकग्राउंड भी कुछ अलग था, तो सब उनसे इजीली बातचीत कर नहीं पाते थे और सबको ये दिक्कत होती है कि इनको बुलाएं कैसे, किस नाम से। तो ये गावस्कर साहब ने मुझे बताया कि एक कोई मोइनदोला टूर्नामेंट होता था, उसमें वीएसटी की एक टीम बनती थी, वजीर सुल्तान टोबैको की। उसमें इंडिया का टॉप प्लेयर कैप्टन होता था और बाकी यंगस्टर्स होते थे। तो गावस्कर यंगस्टर्स में शामिल थे, टाइगर कैप्टन थे। तो टीम ने गावस्कर को बोला कि आप पूछ के आओ कि उनको एड्रेस कैसे करना चाहिए। तो कोई मैच हो रहा था, कोई बैट्समैन आउट हुआ तो थोड़ा ब्रेक गैप हो गया, वो कवर पे थे टाइगर, ये आई थिंक गावस्कर साहब मिड ऑफ थे, तो उनसे बात कर गए उनके पास पूछने कि सर मुझे कहा है कि टीम ने पूछे कि आपको क्या बुलाएं, क्योंकि उस वक्त उनको या तो कोई सेफ होते हुए कोई कहता था कैप्टन, स्किप, नवाब साहब, बस यही थे नाम। जब उन्होंने गावस्कर ने पूछा, जैसे आप कह रहे हो, वो अपना फीता बांध रहे थे जूते का बेंड करके, उन्होंने अपना फीता बांधा, गावस्कर के ऊपर देखा, मुस्कुराए और चले गए। जवाब नहीं मिला। ये मैंने देखा उनके साथ, मेरी उनसे काफ़ी जान पहचानती दोस्ती थी और मैं शायद गलती से शुरू से उनको टाइगर ही बुलाया। अब मैं सोचता हूँ कि ये तो सही नहीं है, वो टाइगर है, मैं कौन। पर काफ़ी प्लेयर जो उनके साथ काफ़ी सालों खेले, वो भी उनको टाइगर के नाम से नहीं बुलाते थे, वही स्किप, वो ऐसे करके। पर उनका बड़े खिलाड़ी थे, अपने बारे में कभी उन्होंने बात नहीं करी, जिक्र ही नहीं किया। आप दुनिया भर की क्रिकेट उनसे बात कर लो, अपने बारे में कभी नहीं बताएंगे। एक बार राज सिंह जी बड़े दोस्त थे उनके, राज सिंह डूंगरपुर। तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि टाइगर से बेटर इंडिया में कभी कोई फील्डर हुआ ही नहीं। तो मैं, राज सिंह जी क्या कह रहे हो आप, सोलकर, अजहरुद्दीन, ये वो, सूरती, बहुत बड़े फील्डर्स हुए, इसे नहीं टाइगर। अगली बार मैं टाइगर से मिला तो मैंने, टाइगर, राज भाई ये कह रहे थे आपके बारे में। तो बोले कि यू नो राज। मैंने कहा हाँ, राज इज़ मैड। ये करके टाल दिया। पर एक बार मेरे को याद है कि इंग्लैंड में टूर पे थे, तो सब खिलाड़ी बैठे थे, तो पुराने खिलाड़ियों की बात हो रही थी कि भाई कौन कितना बड़ा था, कि नो गावस्कर कैसे थे, मर्चेंट कैसा था, मांजरेकर कैसा था, टाइगर कैसे थे, सबका। तो किसी ने टाइगर पे जिक्र हुआ तो किसी ने कहा ऐसा कोई उनका रिकॉर्ड तो कोई ज़बरदस्त है नहीं कि ना इतने ही मैच खेले हैं, यही एवरेज है, वो है, तो ऐसी क्या बात है कि उनका नाम इतना है। तो काफ़ी बहस हुई, एंड में सचिन ने कुछ बात बोली जिससे कि वो आर्ग्यूमेंट बंद हुआ। ये सर देखो, क्रिकेट 2 आंख से भी मुश्किल होती है, बस ये कह के कि आगे बात मत करो आप। टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़
बहुत बात होती है, मतलब कई बार मैंने खुद ही लिखा है कि भाई क्यों कर रहे हो इतने प्रयोग, क्या क्या चाहते हो इस टीम से। बहुत चर्चा में अंडर 19 टीम के साथ बहुत सक्सेसफुल थे, सीनियर टीम के साथ थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कभी अच्छा कभी एशिया कप जीत के आए, कभी अच्छा कभी बुरा। राहुल द्रविड़ के बारे में अगर आपको कोई किस्सा याद हो? देखिए, एक तो कि वो एक खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट के बाहर के बारे में बड़े अवेयर हैं। वो टूर पे भी होते हैं तो वो जगह जगह जाते हैं, वो अपने होटल और ग्राउंड का रूटीन जो बन जाता है ना टूर पे, कि आप गए होटल में, ग्राउंड पे गए, मैच खेले, वापस आए, ट्रैवल करके, वो उसके बाहर है। तो वो बाहर की दुनिया के बारे में भी सोचते हैं, पढ़ते बहुत हैं, किताबें पढ़ते हैं, अवेयर हैं। तो क्रिकेट के बारे में इज लाइक वन, ये अपना कोटा में होता है ना, ये कौन सा कोचिंग सेंटर? हाँ हाँ, कोटा में, कोटा फैक्ट्री। हाँ, कोटा फैक्ट्री। तो मेरे ख्याल से कोटा फैक्ट्री के हैं वो क्रिकेट में, कि अल्टीमेट क्रिकेट के बारे में जो भी सीखना है या जो कोचिंग होनी है, वो आप कॉपी कट पेस्ट कर लो राहुल द्रविड़ का, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सब हो जाएगा। उनको भी किसी चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, सेल्फ ड्रिवन। कोच को कभी भी राहुल द्रविड़ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन एंड वेरी हेल्पफुल। उसको वो राहुल भाई है, वो नॉट सलमान काइंड ऑफ भाई, बट भाई इन द सेंस ऑफ बीइंग एक्चुअली हेल्पफुल। पर एज ए कोच शायद जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हुआ, पर आई थिंक देयर इज नो बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट टू क्रिकेट एंड कमिटमेंट टू इंडियन क्रिकेट एंड टू मेक श्योर दैट यू अचीव योर लेवल फुली। उसमें कमी ये नहीं कि आपकी पोटेंशियल इतना है, इतना नहीं हो जाए। मतलब राहुल द्रविड़ है तो वो थोड़ा ऊपर ही करेगा उससे। तो मेरे ख्याल से उनसे बेटर कोई क्रिकेट का सिखाने वाला या आपको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई सो सक्सेसफुल विद द इंडियन अंडर 19 टीम, जूनियर्स वगैरह, कि एक तो उसका खुद का रिकॉर्ड, कमाल का रिकॉर्ड, एंड सेकेंडली हिज एटीट्यूड, नेचर, कमाल का। अच्छा, द्रविड़ के कमाल की बात हुई तो बचपन में जब मैं देखता था बड़ा गुस्सा आता था कि भाई इतना अच्छा कवर ड्राइव मारते हो, इतना अच्छा स्ट्रेट बैट खेलते हो, तो ये सम्मान देने की क्या जरूरत है, वनडे में सम्मान देने की क्या जरूरत? कभी ड्रेसिंग रूम में ऐसा हुआ कोई मैच फंसा हो, राहुल द्रविड़ गए, अपना काम शुरू किया, रोटेट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं गेंदों को, तो कभी कोई फ्रस्ट्रेट हुआ प्लेयर, यार क्या है, मैं जाता तो मैं अच्छा कर लेता? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर आप देखो कि उन्होंने भी मेरे ख्याल से 200 के ऊपर वनडे गेम्स खेले हैं उन्होंने, और 10,000 के आसपास रन, और नहीं, उसके अलावा मेरे ख्याल से उन्होंने विकेट कीपिंग करी 100 मैच के ऊपर। अब आप सोचो कि जो आदमी बैट्समैन है, जो आदमी टेस्ट क्रिकेट का ऑल टाइम ग्रेट कैचेज हैं उसके, आज भी रिकॉर्ड है उसका सबसे ज़्यादा कैच टेस्ट हिस्ट्री में, वो 100 मैच विकेट कीपिंग कर रहा है ओनली बिकॉज द टीम का बैलेंस की वजह से। और मेरे को याद है एक टूर में कोई एज ए विकेट कीपर उनका मैच अच्छा नहीं था, तो बड़े मतलब डिसअपॉइंटेड थे कि गलती हो गई, और जब वो वनडे मैचेस खत्म हुए तो उन्होंने विकेट कीपिंग ग्लव्स जो रेगुलर कीपर को दिए और कि आप मुझे बख्शो, अब तुम संभालो। बट बीइंग सेल्फलेस और टीम इंटरेस्ट में उतना करना, 100 मैच से ज़्यादा विकेट कीपिंग करी उन्होंने, और विकेट कीपर नहीं थे, ग्रेटेस्ट स्लिप फील्डर ऑफ ऑल टाइम ऑफ इंडिया, टीम इंटरेस्ट के अंदर कीपर बन गया है। तो ये अमृत जी के साथ बातचीत हुई इनकी किताब पर, किताब का नाम है पिच साइड। इसके बारे में आपको वीडियो में डिटेल्स मिलती रहेंगी। मेरा नाम सूरज है, आप किताब वाला देख रहे थे, इसके वो प्रोड्यूस करते हैं दीपक जी। अभी के लिए इतना ही, लल्लन टॉप देखते रहिए और वर्ल्ड कप की हमारी कवरेज जारी रहेगी। शुक्रिया।